For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने बात की थी कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, हमेशा किस मार्केट में शेयर इशू करेगी? और सेबी ने कहा कि अगर आप प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो आपके ऊपर यह कंपल्सन है कि आपको सेकेंडरी मार्केट में से क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा। अगर उन्हें लिस्ट करना पड़ेगा तो कहा कि आपके पास जो है वो 3 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। जो पहले उन्होंने कहा, किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग? हाँ, वेरी गुड, डीआईपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो अभी नहीं है एग्जिस्टेंस में और आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन बार बार बोला तो दिमाग में रहना चाहिए। तो ये डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन ने कहा था कि किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को क्या कर लीजिए? लिस्ट कर लीजिए। और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के सारे नियम कानून को मानते हुए क्या हुई है? अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज की तरह रजिस्टर की है। लेकिन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन किस ईयर में आया? 2009 में आया और उसने कहा कि डीआईपी गाइडलाइन अब नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि जहां हमने कहा था किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पे कह रहे हैं कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो क्या होना चाहिए? डेजिग्नेटेड और वर्ड उन्होंने भी रखा था रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन उसके बाद उन्होंने कह दिया जो हम लोग लगाते हैं लॉ में प्रोवाइडेड करके, थोड़ा तकलीफ देना रहता है ना लॉ मेकर को, इसीलिए ये सब प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर और प्रोविजो, ताकि जो है वो आप परेशान हो जाए। मतलब सिंपल सा था कि एक क्या होना चाहिए? डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, उस स्टॉक एक्सचेंज को कहा जिसका क्या होगा? नेशन वाइड टर्मिनल। और नेशन वाइड टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को आप कहीं से भी देख सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं, जाने की जरूरत नहीं है। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का नेशन वाइड टर्मिनल नहीं होता है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया छोटे कंपनीज के लिए बनाया गया। फिर हमने देखा है स्टॉक एक्सचेंज के 3 काम, कौन कौन से? लिस्टिंग, डिलिस्टिंग और ट्रेडिंग। ये 3 तरह के इनके काम थे। ये तीनों काम हमें जानने थे। इन तीनों काम को जानने से पहले हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के हिस्ट्री को देखा था कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन था। स्टॉक एक्सचेंज पहले जो है वो एसोसिएशन पर्सन होने के बाद डी म्यूचुअल हुआ करता था, यानी कि म्यूचुअल था या डी म्यूचुअल? म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। फिर जो है वो जब कंपनीज एक्ट आया तो सेक्शन 25 में हो गया, लेकिन एक फ्रॉड के बाद इसमें 3 काम हुए, इनकॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन और प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग को और क्या किया गया? स्ट्रिक्ट किया गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लिस्टिंग कार्यक्रम करते हैं और फिर हम आए किस पे? डिलिस्टिंग पे। डिलिस्टिंग को बांटा हमने 2 टाइप में, वॉलंटरी और कंपलसरी। वॉलंटरी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कंपलसरी हमारे मर्जी के बिना हमने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं, कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण क्या किया जा रहा है? स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमें जो है वो धक्के मार करके निकाल रही है। वॉलंटरी में हम लोगों ने जो एक एस्पेक्ट देखा था कि अगर डिलिस्टिंग के बाद हम एक भी डेजिग्नेटेड और डायनेमिक में मौजूद रहेंगे तो ऐसे केस में हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें मौजूद नहीं रहेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें जो है वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने इसके जो है वो कंप्लीट प्रोसेस को देखा था, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी और विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी। और हम आ गए थे फिर इसमें जो है वो कंपलसरी डिलिस्टिंग पे, जहां पे हमने जो है वो 2 एस्पेक्ट देखे थे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और ड्यू टू थिन ट्रेडिंग। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को हमने स्टॉक एक्सचेंज और बाय ऑपरेशन ऑफ एनी अदर जो है वो स्टैट्यूट भी देखा था, यानी कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ घोटाला किया तो, या किसी भी और बने हुए एक्ट, रूल, रेगुलेशन में कॉन्ट्रावेंशन किया जिसके लिए क्या है? प्रोविजन डिलिस्टिंग का है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक बार डिलिस्ट होने के बाद कब जो है हम दोबारा किस चीज के लिए आ सकते हैं? लिस्टिंग के लिए आ सकते हैं। इन चीजों को देखने के बाद हम आए थे अपने तीसरे एस्पेक्ट पे, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग मैकेनिज्म। जब हम ट्रेडिंग मैकेनिज्म पाए तो हमने देखा था कि जिस तरह से हमारा और आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट बताता है, ठीक वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज का कैसा परफॉर्मेंस इस समय अभी तक रहा या इतने दिनों में रहा, ये सारा कुछ उनका क्या बताता है? इंडेक्स बताता है। एक स्टॉक एक्सचेंज के ढेर सारे इंडेक्स होते हैं और इंडेक्सेस बेसिकली कुछ गिने चुने कंपनीज के बेसिस पे बनाया जाता है जो ओवरऑल को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें जो है वो बीएसई का, तो इसका बहुत पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर जो है जो या मेन जो है वो इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स है। ऐसे ही अगर हम बात करें एनएससी का तो नाम क्या है? निफ्टी। निफ्टी आपके 50 कंपनी से और सेंसेक्स आपके
30। इसके अलावा इनके पास और भी बड़े सारे इंडेक्स है जो ऑटोमोबाइल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एफएमसीजी, इंफ्रा, इनको डिटरमाइन करते हैं। वहां भी कुछ कंपनीज होते हैं जिनके बेसिस पे ये परफॉर्मेंस को बताते हैं। लेकिन ये जो कंपनी का सिलेक्शन करते हैं, ये कंपनी के सिलेक्शन के लिए इनके पास बड़े सारे क्राइटेरिया है, जिनमें से 3 मेजर क्राइटेरिया है। एक इनका है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, ओवरऑल कंपनी अच्छी है या नहीं। दूसरा इनका जो है वो ट्रेडिंग का, कि इनका वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए ट्रेड का। तीसरा का कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंस का क्या होना चाहिए, अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। इस बेसिस पे ये सेलेक्ट करते हैं। इनके पास राइट है कि ये जो सिलेक्शन करते हैं निफ्टी में और किसमें, सेंसेक्स में, इसे क्या कर सकते हैं, ये चाहे तो किसी को इन कर सकते हैं, किसी को आउट कर सकते हैं, ये चॉइस इनका रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने जो देखा था कि ये जो डिटरमाइन करते हैं अपने इंडेक्स को, ये मैनुअली हो पाना मुश्किल है। तो इसके लिए बीएसई जो है वो बोल्ट नाम के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है और एनएसई निट नाम के मैकेनिज्म का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अब हमने यहाँ पे जो है सेटलमेंट सिस्टम देखा था कि पहले हमारे पास कहिए टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज नहीं थे, तो एक पूरा का पूरा वीक किस चीज के लिए होता था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। आप जो है यहाँ पे ट्रेड प्लेस कीजिए, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर, और अगले पूरे वीक में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेटलमेंट होगा। और कहीं पे जो है वो इस वीक में ट्रेड नहीं होगा। एक वीक में ऑर्डर, एक वीक में सेटलमेंट। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा और एडवांस होते गए और हम आ गए रोलिंग सेटलमेंट की दुनिया में, जहां पे सेटलमेंट आज भी एक सप्ताह में होगा। लेकिन पिछले सप्ताह जो आपने क्या किया था, ट्रेड किया था, ऑर्डर प्लेस किया था, उसका इस वीक में हम क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। साथ ही साथ इस वीक में हम क्या करते रहेंगे, ऑर्डर भी लेते रहेंगे, ट्रेड भी करते रहेंगे, यानी दोनों काम साथ होगा। लेकिन हमारे पास पैसे पहुंचने में कितना समय लगेगा, 7 डेज अगर हमने शेयर बेचा है, और हमारे पास शेयर्स आने में कितना दिन लगेगा, 7 डेज अगर हमने शेयर्स खरीदा है तो। फिर इसके बाद यही हमारा यहां से शुरू हुआ टी प्लस का नाम देना। जब से रोलिंग सेटलमेंट आया तो स्टार्ट जब हुआ तो वो क्या कहलाया, टी प्लस 7 डेज। और ये टी प्लस 7 डेज जो हमने कहा, यहाँ पे टी इज द डे ऑफ ट्रेड एंड 7 इज द नेक्स्ट 7 डेज इन विच सेटलमेंट विल टेक प्लेस। धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया। जब रोलिंग सेटलमेंट आ ही गया तब एडवांसमेंट होगा, तो और क्या होगा, यही 7 से 5, 5 से 3, 3 से 2, धीरे धीरे और भी ये क्या होता जाएगा, एडवांस, जहां टी प्लस 1। और एक समय ऐसा आएगा व्हेन टी इज बोथ डे ऑफ ट्रेड और डे ऑफ सेटलमेंट। यही सारा चीज बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पे देखा था कि अगर हमने खरीदने का ऑर्डर लगाया शेयर्स में या बेचने का ऑर्डर हमने लगाया, तो कैसे हमारे पास शेयर्स आएंगे और कैसे हमारे पास पैसा आएगा। इसकी मदद के लिए हमारे पास यानी स्टॉक एक्सचेंज के पास जो हेल्पिंग हैंड होता है उसका नाम क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इसी का पुराना नाम क्लियरिंग हाउस हुआ करता था। ये क्लियरिंग हाउस के अपने पे इन होते हैं और पे आउट होते हैं। पे इन अकाउंट में ये जितने भी लोगों ने ऑर्डर दिया था शेयर खरीदने का, यानी जिनसे वसूली करना है, वो वसूली के लिए कौन सा अकाउंट है, पे इन। और जिनको देना है तो देने का काम यहां से करेंगे। तो पे इन अकाउंट में 2 चीज की वसूली करेंगे। जिन लोगों ने शेयर्स खरीदने का ऑर्डर लगाया था उनसे पैसे वसूलेंगे, जिन लोगों ने शेयर बेचने का ऑर्डर लगाया था उनसे शेयर वसूलेंगे। तो पे इन कैश अकाउंट में शेयर्स जो है रखेंगे या कैश रखेंगे, जिन्होंने शेयर बेचने का ऑर्डर किया था उनसे जो शेयर्स मिलेंगे उसको पे इन शेयर्स अकाउंट में, और जिन्होंने शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया था उन्होंने जो पैसे दिए थे वो पे इन कैश अकाउंट में रख लेंगे। लेकिन बोला देंगे यहां से नहीं, जितना पैसा आ गया सब एक साथ उठाएंगे और कहां रख देंगे, पे आउट कैश अकाउंट में। जितने शेयर आए सब उठाएंगे और कहां रख देंगे, पे आउट कैश अकाउंट में, और देने का काम वहां से करेंगे। क्लियर था ये कि कैसे हमारा सेटलमेंट का जो है वो प्रोसेस होता है। इसके बाद हमने देखा था कि प्रॉफिट अगर आप चाहते हैं शेयर मार्केट में तो उसका सिंपल सा तरीका है, कम पे खरीदिए और क्या कीजिए, ज्यादा पे बेचिए। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं बोला हुआ कि पहले खरीदिए या पहले बेचिए। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आपके पास शेयर्स नहीं है तो भी अच्छी बात है। आप कहिएगा सर क्या अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले माइंड को ये बात बताइए, ये चीज समझाइए कि यहाँ पे ट्रेड करने का एक मैकेनिज्म दिया गया। जैसे आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, याद कीजिए आपके पास कुछ भी नहीं होता और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना आपके पास पैसे होते हैं और ना सामने वाले के पास उस कंपनी का क्या होता है, शेयर्स होता है। नहीं, हम ऑप्शन में डील करते हैं और वो जो क्या करते हैं, हम कैश सेटलमेंट करते हैं। कुछ याद आ रहा है, ऑप्शन कॉल, ऑप्शन पुट, ऑप्शन। कहाँ हमारे पास पैसे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे और ना ही सामने वाले के पास उस कंपनी का शेयर था। अगर प्राइस बढ़ गया तो डिफरेंस के बेसिस पे दूसरे को वो क्या कर देते थे, पे कर देते थे। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको कहा कि 10 केजी एप्पल दूंगा, नहीं है मेरे पास एप्पल,
और ना ही 10 केजी एप्पल का पैसा भी आपके पास है। बस मुंह से ही हमने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या लिख करके कर लिया। अब जब वो दिन आया तो उस दिन देखेंगे कि क्या प्राइस है एप्पल का। अगर वो प्राइस जो है वो इस प्राइस से ज्यादा है तो मैं आपको वो पैसे दे दूंगा, कोई एप्पल वगैरह मैं आपको नहीं देने वाला। कहने का मतलब है कि बिना एक्चुअल पोजीशन के भी क्या होता है, ट्रेड होता है। और ये फॉरेक्स में भी होता है, बड़े सारे चीजों में ऐसा होता है कि एक्चुअल में चीज हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमने क्या कर लिया, जैसे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होता है। किसमें? कमोडिटी मार्केट में आप गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं और उसको फिर बेच भी देते हैं। यानी कि आप जो खरीदते तो गोल्ड आया कहां आपके पास? गोल्ड तो बस आपने बोला कि हमने इतना लॉट लिया, आपके नाम से बस एक एंट्री हो गया कि हाँ आपके नाम से क्या है, गोल्ड है। और फिर अगर उसके प्राइस बढ़ गए तो आप वहां से प्रॉफिट ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में फिर पैसे आ जाएंगे अगर आपके जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ गया है तो। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि ये आज ही आज सेटल करना है तो एक बार खरीदिए और एक बार क्या कीजिए, बेचिए, सेम डे में कीजिए। अगर खरीदने वाला प्राइस बेचने वाले प्राइस से क्या है, कम है, या बेचने वाला प्राइस खरीदने वाले प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ, और अगर कम है तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये बात समझना तो बहुत आसान है कि कम में खरीदा और ज्यादा में क्या कर दिया, बेच दिया। तो जब आप खरीदते हैं तो मैंने बताया कैसे जो है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है, कैसे जो है सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिजिकल दिखने वाला कोई भी चीज नहीं होता है। और वो क्या होता है कि आप अगर शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का कैश सेगमेंट क्या हो जाता है, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है अगर आपने खरीदने का ऑर्डर लगाया, और वहीं पे आपका ट्रेडिंग शेयर्स अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। क्या शेयर्स आया आपके पास, पैसा कोई जेब से निकाल के लेकर के गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी देनदारी बन गई, वो लिख दिया गया, लिया नहीं गया है, सिर्फ लिख दिया गया कि आपसे इतना पैसा क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। और ठीक वैसे ही लिख दिया जाएगा कि आपको इतना ही शेयर क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा पैसा दे देंगे और आप कहते हैं मुझे शेयर्स लेकर के जाना है, तब वहां पे एक्चुअल चीज होगा और ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर्स निकल करके कहां चले जाएंगे, डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन आप इंतजार करते रहते हैं, 100 रुपए में शेयर खरीदा, 2 बजे 120 रुपया हो गया, आप बेच दीजिए। जब आप बेचेंगे तो फिर जो है वो कहा जाएगा कि आपने पैसे दे दिए, पहले जो पैसे दिए नहीं थे, अब कहा जा रहा है कि आपके पैसे आए हैं। कितने आए हैं भाई, तो लाख रुपए आपको देना था लेकिन 1,20,000 रुपए, 1,20,000 आए हैं। ये भी आया नहीं, सिर्फ कह दिया गया। और वैसे ही कहा गया कि जो शेयर आए थे ना, आया नहीं था, बोला गया कि आपके लिए रखा हुआ है। अब बोलेंगे अब रखा हुआ नहीं, आपने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। लेकिन जो गैप हुआ 20,000 का, ये आपका एक्चुअल हुआ, और इसे आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में बोला जाएगा कि रखा हुआ है जो आपके पैसे। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आज प्राइस क्या होने वाला है, गिरने वाला है, तो आप कहते पहले क्या करो, बेच दो। लेकिन याद रखिए, अगर आपने जो है वो पहले क्या किया है, बेच दिया है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, शाम के 3:30 तक किसी भी हालत में वो ला करके क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले आपने खरीदा था और अगर प्राइस अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं बेचना है, तो चल सकता है आप पूरे पैसे दे दो और शेयर्स को लेकर के कहां चले जाओ, अपने डीमैट अकाउंट में। बस ये फायदा वहां पे था कि आने वाले 5 दिन 10 दिन 20 दिन बाद हम बेचेंगे। लेकिन यही चीज अगर आपने पहले बेच दिया है तो आपके पास ये चॉइस अवेलेबल नहीं है। आज प्राइस चाहे करोड़ रुपया भी क्यों ना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और आपने जो वहां मार्जिन दिया हुआ है उससे ज्यादा तो आपको गैप मिलेगा ही नहीं। अगर प्राइस गिरने लगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही जो है मान लीजिए कि आपने शेयर खरीदा था और शेयर खरीदने का अब बेचा था आपने और बेच दिया था 150 रुपए में। कितने में, 150 रुपए में। लेकिन 150 रुपए में जो आपने बेचा था उस समय आपने जो है वो अकाउंट में जो पैसे छोड़े थे वो मान लीजिए कि 10,000 था। कितना, 10,000। अगर शेयर का प्राइस, हर शेयर का प्राइस आपने 1,000 शेयर लिए हैं, अगर 1 रुपया कम होता है शेयर का प्राइस तो आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने 150 में क्या किया है, जितने प्राइस कम होंगे उतना ज्यादा फायदा। हाँ या ना बोलिए, तो जितने कम होंगे उतना ज्यादा फायदा। अब अगर प्राइस 151 हो गया तो इस समय आपका लॉस 1 रुपए का, 1 शेयर पे
नहीं है, और आपने कितने शेयर बेचा था, तो 1000 का लॉस। फिर आपका अगर प्राइस 148 हो गया पॉसिबल, तो आपको फायदा। लेकिन अगर प्राइस 152 हो गया तो, क्योंकि आपने पहले बेच दिया था, अब आपको खरीदना महंगे में पड़ेगा, तो 2 रुपए का घाटा, यानी 2000 का घाटा। ऐसे ही अगर शेयर का प्राइस 140 रुपया हो गया तो कितने का घाटा एक शेयर पे, 140 हुआ प्रॉफिट। लेकिन अगर 160 हो गया तो एक शेयर पे 10, यानी 10,000 का लॉस। तुरंत आपका ब्रोकर आपको बोलेगा कि भैया या तो क्या करो, मार्जिन बढ़ाओ, 10,000 अभी दिए हुए थे, यहां भी मार्जिन चाहिए बेचने पे भी, या तो 10,000 से बढ़ाओ, और नहीं तो आपके शेयर क्या कर दूंगा, आपके शेयर्स खरीद लूंगा इस बार। बेच तो आपने पहले ही दिया था, बोलेगा आपका ट्रेड काट देना, उसको बोलते हैं कि ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, यानी अगर आपने बेचा था तो आपके लिए क्या करूंगा। और अगर मान लीजिए उल्टा हुआ रहता, आपने खरीदा होता 150 पे और तब प्राइस 140 हुआ रहता, तो बोलते हैं कि पैसे जमा करो वरना क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो 10,000 रुपए हैं, वो 10,000 और जो खरीदने बेचने पे आएगा वो मिलकर के मेरा 150 क्या हो जाना चाहिए पूरा। तो आपने अगर 150 में क्या किया था, बेचा था, तो आप खरीद के देंगे ना। वो कहता है मुझे नहीं पता आप कितने में खरीदोगे, यही अगर आप 100 में खरीदोगे तो 50 रुपए क्या हो गए, आपके प्रॉफिट हो गए। और प्राइस 200 हो गया तो मुझे नहीं पता, बस मुझे, मेरा काम बस क्या है कि आपने बेचा था ना मेरे अकाउंट से, मैंने अपने थ्रू आपको ट्रेड कराया था, तो मेरे पास क्या करो, आपको जो है वो पानी पीना है, अच्छी बात है, मैं जब तक नहीं हूं तब तक आप इसमें से पानी पिए, लेकिन मुझे जब पानी की जरूरत रहेगी तो फिर इसमें पानी क्या रहना चाहिए, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब कह रहे हैं कि पानी अगर इस फ्लोर पे नहीं है, एज यूजुअल नहीं है, तो क्या कीजिए, नीचे जाइए, नीचे नहीं है तो फिर वहां पे जाइए फिल्टर के पास, वहां भी नहीं है तो जाइए दुकान में, जहां जाइए, लेकिन पानी ला करके इसमें क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। अब आप देखिए जितना जो है वो आपको दूर में मिलेगा, आपकी परेशानी बढ़ रही है। बगल वाले रूम में होता, फटाक से जो है वो कर लेते, नहीं कर लेते। अगर जो, हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी तरह मैनेज नहीं हो पाया तो अगल बगल किसी के पास है तो लेकर के डाल सकते हैं, कहा डाल सकते हैं। यही चीज आपको बताऊंगा ऑटोमेटिक लेंडिंग एंड बाइंग मैकेनिज्म, थोड़ा और आगे चलने पे है कि ऐसे मुश्किल समय में वो लोग काम आ सकते हैं जिन्होंने पहले से शेयर क्या किया हुआ है, खरीदा हुआ है। तो आप उनसे बोरो कर सकते हैं कि कुछ दिन के लिए हमें शेयर्स क्या कर दीजिए, दे दीजिए, और आपको बाद में शेयर्स क्या करूंगा, वापस कर दूंगा। कहा कि कैसे कर देंगे, तो आपने उनसे किराए में शेयर ले लिया। कैसे शेयर लिया, किराए में, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक लेंडिंग एंड बाइंग मैकेनिज्म। मान लीजिए कि आपने जो है वो 150 रुपए में क्या किया था, शॉर्ट किया था। शॉर्ट करना इसी को बोलते हैं, शॉर्ट करने का मतलब आपने क्या कर दिया था, बेच दिया था। 150 में आपने बेचा और प्राइस हो गया कितना, 200 हो गया। अगर आपको लेकिन ये पता है कि ये प्राइस, या मान लीजिए कि 170 हो गया, 20 का आपको नुकसान है। आपको पता है कि ये जो है वो यहाँ पे टिकने वाला नहीं है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, कम होना ही है इसको। लेकिन अभी क्या करें, शाम के समय में 170 भी रहेगा तो ऑटोमेटिकली खरीद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आप किसी और से शेयर लेकर के दे देते, क्योंकि उसको तो बस शेयर से मतलब है। जिससे आपने लिया है उसको कहते हैं कि हमें शेयर्स जो है वो दोगे 7 दिन के लिए, क्योंकि वो बंदा लेकर के रखा हुआ है, बोलता है मुझे साल 2 साल अभी बेचना नहीं है, मेरा रखा हुआ है। तो आप उससे पूछते हैं कि दोगे मुझे 10 दिन के लिए, वो कहता है दे दूंगा। अगर वो कहता है दे दूंगा का मतलब है कि मुझे वापस कर देना, शेयर्स में नाम लिखा हुआ होता है नहीं। आपने उनसे 1000 शेयर्स लिए, इसका मतलब उनके अकाउंट में फिर 1000 शेयर्स क्या कीजिएगा, खरीद के ट्रांसफर कर दीजिए। मतलब ये है कि आपने जो है वो पैसे किसी से मंगाए हैं, और क्यों मंगाए हैं, क्योंकि आज आपको किसी को देना है। अगर नहीं दीजिएगा तो वो बंदा आपको कूटेगा, मुक्के मारेगा। तो आपने अपने किसी फ्रेंड से ले लिया, बस ऐसे ही समझ लीजिए, और बोला कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे, कर देगा वो। और आपने उसको बोला कि मेरे अकाउंट में जो पैसे दे रहे हो, इसके बदले में जो है मैं आपको जो है वो क्या करूंगा, इसके बदले में जो है वो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, और वो पैसे मान लीजिए कि मैं आपको 5000 दूंगा। किस बात के लिए, कि आपने जो 10 दिन के लिए मुझे पैसे लाख रुपए दिए हैं, मैं आपको कितना एक्स्ट्रा दूंगा, 1,05,000 दूंगा। आपने अपना काम कर लिया, आपके हाथ में पैसे आ गए। ये बंदे को आपने बोला कि 5 दिन बाद दूंगा, तो इसने बोला कूटूंगा।
तो इसीलिए आपने किसी से लेकर के दे दिया, और उस बंदे से आपने कंफर्टेबल टाइम 10 दिन ले लिया था, आपके पास पैसे 5 दिन में आने थे, आ गए, आपने उनको 5,000 इंटरेस्ट के साथ दे दिया, आपका काम हो गया। ठीक वैसे ही इस बार आपने उनको क्या बोला, उनके अकाउंट से शेयर किनके अकाउंट में आ गए, आपके अकाउंट में आ सकते हैं शेयर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर, जैसे पैसे होता है वैसे ही ट्रांसफर होगा। अब आपने इसको ब्रोकर के अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए हुआ क्या, उस बंदे ने बोला था कि मुझे बहुत अभी सालों साल रखना है, 3 ही दिन के बाद शेयर का प्राइस जो है वो 120 हो गया, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन था कि आर्टिफिशियल बबल है, ये टिकेगा नहीं। आज का ऑब्लिगेशन तो आपने पूरा कर लिया, क्योंकि आज अगर नहीं करते तो वो कितने रुपए में खरीद लेता, तो 20,000 का नुकसान होता। आपका ये 20,000 बचा क्योंकि किसी ने आपको क्या कर दिया, शेयर्स दे दिया, और दे दिया तो आपने उनको दे दिया। अब 3 दिन बाद प्राइस कितना हो गया, अब आप मार्केट से कितने में खरीद लेते हैं, 120 रुपए में, आपने 120 में खरीदा। अब 120 में अगर आपने खरीदा और सामने वाले को कहा था 5,000 रुपए दूंगा इस शेयर्स को सिर्फ कितने दिन देने के लिए, 10 दिन के लिए, वो भी बोला कि रखा हुआ ही तो है, मुझे क्या करना है, दे दिया। मुझे बताइए उसको भी फायदा, और आपने एक्चुअल में कितने में खरीदा इसे, 120, और बेचा था कितने में, 150, 30 रुपए का फायदा पर शेयर। लेकिन आपको 30,000 का तो फायदा हुआ, लेकिन 5,000 किसको देना पड़ा, तो भी कितने का फायदा हुआ ना। तो ये सारे चीज चलते रहते हैं मार्केट में, इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक लेंडिंग एंड बाइंग में। और ये सेबी ने क्यों किया पता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस शेयर में हम शॉर्ट सेलिंग का परमिशन देते हैं, उन शेयर्स में ऑटोमेटिक लेंडिंग एंड बाइंग मैकेनिज्म को भी क्या देते हैं, परमिशन देते हैं, ताकि कल के डेट में कोई केओस क्रिएट ना हो। देखिए हमें ट्रेड भी करवाना है मार्केट में, लेकिन साथ ही साथ सपोर्ट भी तो करना है कि कल को अगर कोई नहीं खरीद पाया तो पहला तरीका तो क्या दिया कि या तो आप कर लीजिए -3-30 तक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहां से लाइएगा, किसी से मांग के लाइएगा, पैर पड़ के गिरगिरा करके, कैसे करके ला रहे, या मुक्के खा करके ला रहे, पैसे दे करके ला रहे, बस दे दीजिए। कहां दे दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट में वापस कर दीजिए। और नहीं तो जो प्राइस चलता रहेगा 3:30 पे, और अगर मार्जिन मेंटेन है तो। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा मार्जिन पहले ही कम होने लगे तो कहा कि बस एक वार्निंग आएगा और ऑटोमेटिकली शेयर्स क्या कर लिए जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे। अदरवाइज आप मार्जिन को मेंटेन करते रहिए, मतलब पैसे मार्जिन में डालते रहिए। अगर 170 हो गया तो आपने 10,000 दिया था, जैसे ही जो है वो प्राइस क्या होने लगे, बढ़ने लगे, 160 तक आप सुरक्षित हैं। आपका जैसे ही उससे ज्यादा होने लगे, उससे पहले क्या करते जाइए, पैसे उसमें डालते चले जाइए। ये बेसिकली आप मेंटेन रखिए और किसी से लेकर के डाल दीजिए। इसके बाद हमने देखा था ऑक्शन कि अगर फिर भी नहीं ले पाए तो किस में जाना पड़ेगा, ऑक्शन में, और हमेशा उसमें पेनल्टी रहता है। आप देखिए ना, अगर मेरा पानी आप डाल दिए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं, आपके पास आया क्योंकि आप नीचे जाने वाले थे, मिल गया, वहां लाए रख दिए। नहीं तो फिर आपको क्या होगा, ज्यादा परेशानी, चाहे धूप में जा रहे हैं, चाहे जैसे भी जा रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, आपका परेशानी है। चलिए, तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। यहां से आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़े आगे, पक्का है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जब हम लोग नोट्स पे आएंगे तो उसी तरह से काम करेंगे, चीजों को पढ़ने का जो बीच बीच जैसे मार्जिन वगैरह, मेंटेनेंस मार्जिन, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले अगर ये सब चीज थोड़ा सुना हुआ रहेगा तो उसको हम और क्या कर पाएंगे, कॉरिलेट कर पाएंगे। और जिन चीजों को हम पढ़े हुए रहेंगे, एकदम आपको पेंसिल, इसलिए नोट्स पहले दिया था और बता दिया था, आप जानिए अब उसमें पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए या थूक का इस्तेमाल कीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको बोला कि आप उसको पूरा ऐसे ना काट दें कि ऐसा रहे, बस ये कि मुझे इस नोट से ये पोर्शन नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कहाँ पढ़ा हुआ है। मैं आपका काम थोड़ा घटाना चाहता हूँ, आगे आपकी मर्जी। आप कहिएगा कि सर आपके जैसे हम नालायक स्टूडेंट हैं, हम तो सारा कुछ पढ़ सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, जैसे चाहें आप फिर पढ़ लें। आइए, बास्केट ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगर मानिए कि आप एक दुकान गए और आपको खरीदना है सामान, और ये सामान जो है वो आपको खरीदना है क्लोजअप या पेप्सोडेंट का एक छोटा सा पाउच, 10 वाला, नहीं आता है, ट्रेवल वाला, 10 रुपए वाला आता है, नहीं देखा है? अच्छा, मेरी बिटिया को छोटे में बहुत था पसंद, और वो जल्दी ब्रश करना नहीं चाहती एज यूजुअल, जैसे बाकी बच्चे होते हैं। तो मैं भी तो उसका बाप ही ठहरा, और उसमें भी साइकोलॉजिस्ट, आधा साइकोलॉजी तो उसने सिखा दिया। अब जो है मैंने कहा कि क्या ऐसा करूं जिससे ये खुद से जो है वो ब्रश करे। तो पहले कोशिश की कि ब्रश करते थे और बोलते थे, आह
कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा फील होता है ब्रश करते समय। और मुझे पता है वो आंख मूंदे मूंदे हुए लेकिन सुन रही है, ये मुझे भी पता है। तो ऐसे ऐसे करके ठंडा ठंडा लगता है उसको, ठंडा बहुत पसंद है। मौसम भी और जो है वो आइसक्रीम, लेकिन ठंडा मौसम नहीं पसंद है, क्योंकि बोलती है कि ठंडा मौसम में आइसक्रीम नहीं मिलता है और कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, तो इसलिए ठंडा मौसम नहीं पसंद है। गर्मी में ठंडा माहौल रहे और क्या खाते रहे, आइसक्रीम खाते रहे। नवाबी है, मैंने बोला ना, मेरे घर में सिर्फ मैं ही गरीब हूँ और गरीबों वाली आदत है, बाकी सब नवाब है। तो अब जो है वो उसकी पसंद ऐसी, तो मैंने बोला कि बड़ा अच्छा जो है वो ठंडक ठंडक जैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा लगता है। मैंने बोला हाँ, लेकिन अच्छे से ब्रश करने पे लगता है, जब क्लीन होता है ना तो और ठंडक लगता है और सही में लगेगा। और उसके बाद जो है वो पानी, कोल्ड ड्रिंक जितना पिलाइए, छोटे में पानी नहीं पीना चाहती थी, और उसके बाद जो है पानी पियेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा ब्रश करने का, नहीं थोड़ा सा ठंडक ठंडक जैसा लगेगा। या क्लोरोमिंट जैसा चीज, मिंट जैसा चीज जब खाते हैं तो ऐसे कर करके जो है वो काम कराता था। फिर जो है मैं, उसका क्या हुआ कि जब उसको ये लगने लगा तो मेरा ये ट्रिक चला नहीं। हुआ क्या कि फिर जो है वो धीरे धीरे उसको खाने लगी पेस्ट, क्योंकि जो है सनसनाहट भी लगता था और क्या था, मीठा। तो मेरा दाव क्या पड़ गया, उल्टा पड़ गया। फिर जो है वो मैंने कहा कि अब क्या किया जाए। फिर जो है वो कहा कि कुछ ऐसा जिससे कि ब्रश भी करे और ज्यादा बार ना करे, खूब बार करने लगे, क्योंकि करती थी ऐसे ऐसे चबाते भी रहती थी ब्रश को। फिर जो है वो छोटा वाला एक ला करके दिया, तो वो छोटा वाला देख करके उसको बड़ा पसंद आता था, बिना बोले भी क्या करने लगी, ब्रश करने। 10 रुपए वाला आता है, बड़ा क्यूट सा लगेगा, अगर कभी ट्रेवल वगैरह में जाएंगे इनको एक बार दिखला दीजिएगा। या फिर जो है वो दुकान में, अब मान लीजिए वही छोटा वाला आप गए पेस्ट लेने, और आपने क्या किया, एक जो है वो बास्केट लिया, बड़ा वाला ट्रॉली, मॉल में गए और उसमें जो है एक छोटा सा जो है वो क्या लिया और उसमें डाला, और फिर मस्त लेकर के आए और बोले प्लीज प्रिपेयर द बिल। काउंटर में लग गए। वो बोल रहा है कि नहीं, हम ट्रॉली नहीं बेचते हैं, वी आर नॉट सेलिंग ट्रॉली, ये सामान रखने के लिए होता है, इसका बिल नहीं है, तो ऐसे ही ले जाऊं। नहीं नहीं, ये बेचते ही नहीं है। तो फिर हमने कहा निच्चू देख निच्चू, फिर वो देखा, बोला नहीं नहीं, पहिए के भी जो है हम बिल नहीं लेते, व्हील्स के भी नहीं लेते। फिर बोला और ठीक से देख, कोने में कुछ तड़प रहा है। तो जब बहुत गौर से देखा, निकाल के दिया, तो वो जो है वो बोला 10 रुपए का एक सामान और आपने एक बास्केट का इस्तेमाल किया। क्या आप ऐसा ही करते हैं? कर सकते हैं। अगर दिमागी संतुलन खो गया हो या किसी ने काट खाया हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इन जनरल अगर मान लीजिए कि हमें एक छोटा सा सामान लेना रहे तो इस तरह से नहीं करते, लेकिन अगर जो है वो मैगी दिस दैट ढेर सारा चीज लेना है तो क्या करते हैं, ट्रॉली और बास्केट लेकर के जाते, उसमें लेते। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर आपको एक शेयर में, 2 शेयर में ट्रेड करना है, आप ऑर्डर लगाइए, उस कंपनी का शेयर लीजिए। 2 बातें हैं, पहला है कि आपको एक साथ बहुत कंपनी के शेयर लेना है, और दूसरा आप उन शेयर्स को लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा उन शेयर्स में पैसे लगाने की है जिन शेयर्स में क्या हो रहा है, जो निफ्टी और किसमें है, सेंसेक्स में, उनमें आप पैसे लगाना चाहते हैं। आपको पता है निफ्टी में जो है वो 50 और सेंसेक्स में कितने, 30। अब आपके पास मान लीजिए कि पैसे, और आपके पास 1 करोड़ रुपया, कितना, लेकिन आप कहते हैं मैं ये पूरा का पूरा पैसा उस कंपनी में लगाऊंगा जो किसमें है, निफ्टी में है या किसमें है, तो भाई उसमें तो 50 कंपनी है, आप किसमें कितना लगाइएगा। अगर ये आपको पता ही है तो फिर ऐसे केस में अलग अलग शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि इंडेक्स में कौन कौन है ये तो दिखता रहता है। आप उस कंपनी में पैसे क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं उसी प्रपोर्शन में लगाऊंगा जिस प्रपोर्शन में क्या होगा, जिस प्रपोर्शन में ये जो है वो इंडेक्स को फॉर्म करते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा ये चीज, और अगर नहीं समझिएगा तो समझिएगा हर आदमी के दिमाग की एक लिमिटेशन होती है। जय माता दी, लेट्स रॉक, इसको रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम में पूछना यही है जो यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स में। लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो आपके इंटरव्यू और बाकी चीजों के लिए है, जो आपको समझना है कि ये चीज कैसे करके होता है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं, यहां तक तो ध्यान है, और इसमें कितने, 30 सेंसेक्स में। आपने 1 करोड़ रुपया लगाना है, लेकिन 1 करोड़ रुपये में से कितना किस में लगाएं, ये कैसे तय हो। आप इस समय ऑर्डर लगा रहे हैं 1 करोड़ रुपया,
या तो बास्केट ट्रेडिंग निफ्टी में कर रहे हैं या किस में कर रहे हैं, सेंसेक्स में, तो आपके कितने पैसे कहां लगेंगे। कहा कि अगर हम ये कह दें कि हम जो है वो 10 लाख का इंफोसिस का शेयर ले रहे हैं क्योंकि वो किस में है, इंडेक्स में है, तो तब आप खुद लगाइए, आप एसबीआई में लगा रहे हैं, फिर ये बास्केट ट्रेडिंग नहीं हुआ। तो कहा ये बास्केट ट्रेडिंग तब होगा जब ये उसी प्रोपोर्शन में लगे जिस प्रोपोर्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं निफ्टी और किसमें, सेंसेक्स में। कहा कि इस चीज का क्या मतलब है, तो ये मतलब अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं लॉगिन करूं, तो एकदम आप फिर मक्खन की तरह इसे समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है। लेकिन अभी थोड़ा सा, अब इसमें जब भी हम निफ्टी सेंसेक्स या कभी भी कोई भी जो है बास्केट ट्रेडिंग जब हम करते हैं, तो बास्केट ट्रेडिंग करने के लिए कहा गया कि आप जो है वो तय करें आप किस में करेंगे, सेंसेक्स में करेंगे या निफ्टी में करेंगे। आप जो है वो सेंसेक्स का, आप जो है वो इंडेक्स का चुनाव करें। अगर आपने इंडेक्स को जो है वो पिक कर लिया तो उसके बाद सबसे पहला चीज आता है कि इसमें हम पैसे लगाते कैसे हैं। लगाने का मतलब जैसे हमने कहा कि हमने इन्फोसिस के इतने रुपए के शेयर खरीद लिए, तो हमें पता है वहां सिर्फ इन्फोसिस के शेयर खरीदने हैं, लेकिन यहाँ पे 50 कंपनी है, 30 कंपनीज हैं, आखिर उनमें पैसा हम कैसे बांटे, यही बस एक चैलेंज है। आप कहेंगे किसी भी तरीके से बांटते, अगर किसी भी तरीके से बांट देंगे देन इट इज नॉट गोइंग टू कॉल्ड एज बास्केट ट्रेडिंग, क्योंकि तब आप जो पैसा लगाएंगे और कोई और जो पैसा लगाएगा उसमें अंतर होगा। क्यों अंतर होगा, किसी को लगेगा कि मुझे इन्फोसिस का जो अपने 1 करोड़ में से मुझे इन्फोसिस के 20 लाख के शेयर लेना है, कोई बोलेगा मेरे वाले 1 करोड़ में से जो है वो इन्फोसिस के सिर्फ 10 लाख के शेयर लेने हैं। पॉसिबल? तो इन्होंने बोला कि सबसे अच्छा इसका तरीका है कि एट दैट स्पॉट, जिस समय आप पैसे लगा रहे हैं उस समय जो रेट चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ट्रेड करते हैं ना। इन्फोसिस में अभी शेयर खरीदना है तो आप क्या करते हैं, जो इस समय रेट चल रहा है उस रेट पे मिलेगा। तो कहा कि ठीक इसी तरह से जिस समय जो भी रेट क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है, कहा कि आप निफ्टी और सेंसेक्स में इन कीजिए, जितने भी 30 कंपनी और जितने भी 50 कंपनी है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आपका पैसा क्या होगा, उसमें लगेगा, यानी कि इन प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखिए थोड़ा और मुझे टाइम दीजिए तब ये और क्लियर होगा। जितने भी 50 कंपनी है ये तो हमें पता है, और जो 30 कंपनी वो पता है। हमारे पास बोल्ट और निट नाम का टेक्नोलॉजी है जो हर घड़ी हर पॉइंट बता सकता है कि नहीं कि इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। और अगर वो हर घड़ी बता सकता है तभी आपका क्या होता है, अगर वो हर घड़ी बता सकता है तभी तो आपका ये जो प्राइस आप देखते हैं, ये जो सेंसेक्स देख रहे हैं बढ़ रहा है और घट रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हर घड़ी आपका यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन है, ये देखिए यहां हमारा सेंसेक्स ये रहा और निफ्टी निफ्टी ये रहा। अब हमें इसमें पैसे लगाना है तो देखिए सेंसेक्स के ये 30 कंपनी दिख गए। ये जो 30 कंपनी दिखा एकदम ध्यान से समझिएगा, इस 30 कंपनी का हर सेकंड हर माइक्रो सेकंड पे हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है या नहीं। भले एक कंपनी के शेयर से एक शेयर खरीदे या बेचे गए तो भी हमें निकलता रहता है। ये मैनुअल निकालना पॉसिबल इसी नहीं क्योंकि तुरंत फिर अगला ट्रांजेक्शन हो जा रहा है। अदरवाइज रुक जाए कि चलो इस समय 2 शेयर बिके इसके, 3 शेयर बिके इसके और उसका रुक गए, तो आराम से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने में बिका, प्लस दूसरे का 1 तो 1 प्लस जितने में बिका और मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा हमारा। यानी कि पूरे के पूरे इस 30 का और यहां पे इस निफ्टी के पूरे 50 का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल सकता है, हाँ या ना? हर घड़ी निकल जाएगा। जैसे ही मार्केट कैपिटलाइजेशन का आप कहेंगे कैसे निकलेगा, तो ये देखिए ये कंपनी जिसका नाम जो हमारे सेंसेक्स में है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, ये हाँ डॉक्टर रेड्डी जैसे है। अब जरा देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इस पॉइंट पे ये है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखिए ये चेंज हो रहा है या नहीं। अगर ये आपका जो है वो जैसे ही कोई शेयर्स का ट्रेड होगा ये क्या हो जाएगा, चेंज। अदरवाइज इस पॉइंट पे ये वाला फिगर उठाया, राइट। चलिए प्लस इसी पॉइंट पे मान लीजिए सब रुक गया है सारी दुनिया, प्लस टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम ये वाला ऐड किया, प्लस
ये वाला, इसमें देखिए ज्यादा तेजी है, HDFC है। पता है क्यों तेजी आ रही है? कल ही आया है, एंड नाउ बिकम द 4th लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड। तो चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। तो सोचिए, ये न्यूज के आने के कारण ही तो आज देख रहे हैं क्यों ऐसे भाग रहा है। तो जो भी चीज 1.63% का जो है वो चेंज है, यानी कि तकरीबन जो है वो 172 रुपए का जो है, यानी तकरीबन 200-250 रुपए सुबह से बढ़ा हुआ। यानी कि जो इसमें 1 लाख शेयर अगर किसी ने खरीदा था, तो वो जो है एक शेयर पे 250 रुपया कमाएगा। समझ रहे हैं? एक शेयर, 1 लाख शेयर अगर जिसने खरीदा था, तो उसका प्रॉफिट इस समय तक कितना रुपया हो गया? तकरीबन 250 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 250, तो नहीं 2.5 करोड़ हो गया। तो ऐसे ही जो है वो तभी बोलते हैं, लेकिन बस वही पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होगा। आप ऐसे ही दिखलाऊंगा माइनस वाला भी, तो लगेगा कि हाँ कोई लुटपुट भी गया सुबह से अभी तक में, कंगाल भी हो गया। तो यहां पे आपने इसको भी ऐड कर लिया। ऐसे ही करते करते कितने को ऐड करेंगे, और जैसे ही ऐड करेंगे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। अगर ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा तो यहां पे आप जरा देखिए, सर कौन सा वाला जो है वो जा रहा है, मुझे भी रखिए साथ में। अब अगर यहां पे हम कहें कि इसको जरा देखिए कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हो गया 100 करोड़, पॉसिबल? एज्यूम किया कितना हो गया, तो ये जो 100 करोड़ का हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, इस 100 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन में मैं मान लूं HDFC का इस समय 10 करोड़ है। क्या है? 10 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। टोटल तो आपको दिखला ही रहा हूं। ऐसे ही जो है यहां इंफोसिस भी है। इंफोसिस का मान लिया कि है कितना? 5 करोड़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी लिस्ट में है आपका, इसका मान लीजिए कि 20 करोड़ है, एज्यूम करते हैं। और ऐसे कर करके कितने शेयर? 30 शेयर से टोटल कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा सेंसेक्स का, और ऐसे ही निफ्टी का होगा। अब जैसे ही हम कोई भी पैसा लगाएंगे, जैसे भी क्या लगाएंगे, कोई भी पैसा लगाएंगे, मान लीजिए कि आपको लगाना है 1 करोड़, किसी पर्सन को लगाना है कितना? 1 करोड़। प्रीति को ही लगाना है 1 करोड़। गर्मी है पैसे की, कहा कितने लगाएंगे? नहीं, इनको तो ठंड लग रहा था ना, खुशी को जो है वो पैसे की गर्मी, तभी तो आपने पंखा चलवाया था। अब पैसे का बारी आया तो सब एक दूसरे पे फेंकने लगे। चलिए, तो जो भी चीज रहे, तो अब जो है वो 1 करोड़ इनके पास, और वो 1 करोड़ क्या करना है? लगाना है। कहा कि ये 1 करोड़ कैसे लगेगा? कहा गया कि कुछ नहीं, HDFC का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूशन? 10% का, राइट? क्योंकि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 100 करोड़, और HDFC का इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस मोमेंट पे कितना है? 10 करोड़, यानी कि 10%। ऐसे ही इंफोसिस का 5 करोड़, यानी कितना परसेंट? SBI का। अब अगर लगाना है प्रीति को जो है वो कितना लगाना है? 1 करोड़, तो इनके 10 लाख यहां लगेंगे, और 5 लाख इंफोसिस में चला गया ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे, और यहां पे SBI में कितना चला गया? 20 लाख चला गया, राइट? ये हो रहा है। लेकिन उसी समय अगर मान लीजिए कि साइन बाग को जो है लगाना है 2 करोड़, कितना लगाना है? 2 करोड़। अगर 2 करोड़ लगाना है तो इनके कितने लगेंगे? यहां 20 लाख, यहां पे कितने लगेंगे? इसी प्रोपोर्शन में लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर किसी को 50 लाख लगाना है, जो उन्होंने बोला है कि मिनिमम इतना लगेगा, तो उतना उनका क्या होता जाएगा उसमें। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बंदा इसके थोड़े देर बाद आता है, पॉसिबल? बाद में जो है वो तीनों भाई आए और इन्होंने कहा कि चल लूट लेते हैं मार्केट को, जम के लगाएंगे। विराट तो थैली में भर भर के पैसे लगा रहे, इन्होंने इन दोनों भाइयों को भी थोड़ा सा मोटिवेट किया, देख भाई तू भी लगा, तो इन्होंने भी बोला ठीक है लगाते हैं।
लेकिन ये जब 10 मिनट बाद लगाने के लिए आए तो ऐसे केस में पॉसिबल है कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 100 करोड़ नहीं हो करके मान लेते हैं कि उस समय हो गया होगा 200 करोड़। पॉसिबल नहीं होगा, ये तो बढ़ ही रहा है ना, 110 होगा, 105 होगा, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ इस मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये कंट्रीब्यूशन का पैटर्न भी बदल सकता है या नहीं। उस समय 10% था तो जरूरी एचडीएफसी 2 घंटे बाद भी उतना ही होगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये जो 10% था वहां से जो है वो चेंज होकर के ये 9% हो गया हो, लेकिन ये जो था 5 से होकर के कितना परसेंट हो गया हो। पॉसिबल उस समय जो पैसे लगाने के लिए आएंगे उनका पैसा, जितना भी पैसा, अगर उनके पास 1 करोड़ है तो वो यहां पे लगेगा 9 लाख, यानी कि अलग परसेंटेज में चला गया। तो जिस समय आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे उस समय के एग्जैक्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन, उसके बेसिस पे जो प्रोपोर्शन रहेगा उसी में क्या रहेगा वो लगेगा। फिर से सम अप करूं, अगर आपको निफ्टी या सेंसेक्स इसमें बास्केट ट्रेडिंग करना है तो कहा गया कोई चैलेंजेस नहीं है, आप बस पैसे बताइए कि इतने करोड़ लगाने हैं मुझे बास्केट ट्रेडिंग में सेंसेक्स में, या मुझे इतना लगाना है बास्केट ट्रेडिंग में जो है वो किसमें, निफ्टी में। कह रहे हैं कि कितने बजे, कितने जो है वो लगा, बजे ही बोल दिया, कितना पैसा जो है वो लगाएंगे। कहा गया कि कितना पैसा लगाना है ये आपको तय करना है कि आपने कितना पैसा लगाना है। आपको लगाना है मान लीजिए 1 करोड़, आपको लगाना है 2 करोड़, आपको लगाना है 3 करोड़, बस आप ये पैसे बता दीजिए। लेकिन आपके पैसे लगेंगे कैसे, आप जो ये पैसे लगाएंगे वो पैसे उस समय कुछ ना कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, और कुछ ना कुछ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो किसका होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। कहा कि ये जो कुछ ना कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, ये जो कुछ ना कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा ये आपका जो है वो होगा निफ्टी का और किसका, सेंसेक्स का। और वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये जितनी भी 50 कंपनी हैं और ये जितनी भी जो है वो 30 कंपनीज हैं, इन सबके उस समय के टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, ये कोई फिगर निकल गया। अब ये जितना निकला है टोटल 30 का, उसको एक तरफ लिख लिया, और उस 30 में इसका जो है वो किस प्रोपोर्शन में है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फिगर को देख लिया। तो टोटल 100 करोड़ निकला, और मान लीजिए कि ये 17 करोड़ है, तो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट का है, 17% का है। तो जो आप 1 करोड़ लगा रहे हैं उस 1 करोड़ का 17% इस कंपनी में लगेगा जिसका नाम डॉक्टर रेड्डी है। ठीक उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने जो है वो यहां टिक किया और यहां पे देखा तो इसका मान लीजिए 19 करोड़ मान लेते हम, तो हमारा जो है वो कितना 19% यानी कि 19 लाख रुपया लगेगा। उसी समय अगर कोई 2 करोड़ लगा रहा है तो उसका 38 लाख उसमें लगेगा। तो इस तरीके से ये लग जाता है। क्लियर है ये 100% पक्का है। चलिए अब कह रहे हैं कि इसमें आया एक थोड़ा सा चेंज, और वो माइनर सा चेंज क्या हुआ कि थोड़ा सा जो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी और कहा कि ज्यादा तो नहीं लेकिन जो है वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की। कहा कि आप चाहें तो इसमें जो है वो माइनर सा जो है वो फेरबदल जो है वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और ये माइनर सा फेरबदल आप करेंगे कैसे, कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये वाले जो आपके पास 50 कंपनी और ये जो 30 कंपनी है इनमें से किसी एक कंपनी या 2 कंपनी को माइनस करना और किसी दूसरे को एंटर करना, तो कहा कि ये पहले पॉसिबल नहीं था। अब सेबी ने कहा कि कुछ इन्वेस्टर बड़े समझदार हैं, विराट जैसे भी है, मान लीजिए मेरे जैसे लोग नहीं पता कोई बात नहीं, लगाते ही नहीं है, गरीब आदमी अपना आराम से पढ़ाते लिखाते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। अब जो है वो कहा कि इनको लगता है कि नहीं, इन लोगों ने जो बास्केट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बनाया ये ठीक नहीं बनाया, मुझे इस लगाना तो है बास्केट ट्रेडिंग लेकिन ये 50 में 50 पसंद, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं भाता। तो ये कंपनी इन्होंने बोला डॉक्टर रेड्डी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर ये उस डॉक्टर रेड्डी को हटाना चाहें और उसके अलावा किसी और कंपनी को क्या कराना चाहे, इन कराना चाहें, तो ये माइनर सा जो है वो चेंज ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, कर सकते। लेकिन मैं बताऊं
कि रियल में और प्रैक्टिकल में जो भी निफ्टी या सेंसेक्स में बास्केट ट्रेडिंग करते हैं वो कहीं भी किसी भी शर्त पे अपने किडनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर करना रहता तो अपना पोर्टफोलियो वो खुद बनाते, तब वो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए नहीं जाते। वो इंडेक्स में गए तो कुछ सोच के गए, लेकिन जो उससे भी ज्यादा अपने आप को किडनी वाले समझते हैं, उन्हें लगता है कि सब तो ठीक है लेकिन इस एक के कारण जो है ना निफ्टी गिर जाता है। गिर जाता है मतलब थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि हम ऐसे ही जो है वो इस समय एक नजर डालें और यहाँ पे देखें तो ये देखिए निफ्टी में ही देखिए तो कोई आज माइनस में है, तो कह रहे हैं कि हाँ बहुत सारा जो है वो यहाँ पे प्लस में है, लेकिन जो है वो कुछ क्या है माइनस में भी है। कह रहे हैं कि जैसे ये देखो ये जो है वो 0.51 बहुत होता है, 0.5% डाउन है उसका, उसको भी छोड़िए। ये देखिए एक्सिस बैंक कितना, कह रहे हैं कि एक तरफ जो है वो HDFC बैंक, देखिए क्या दुनिया है। ये देखिए HDFC, ये जरा देखिए कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, एक 2.13% बढ़ा हुआ है। और 2.13 इसके बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं तकरीबन 350 रुपए हो गए, क्योंकि 100, हाँ ठीक ही मैंने कहा, नहीं ज्यादा हो गया, 228 नहीं, ये तकरीबन 56-57-58 रुपए हो गए, मतलब 100 के आसपास। और एक जो है वो क्या है आपका डाउन है। कह रहे हैं कि ये डाउन है तो वो कहते हैं कि क्या करो, एक्सिस बैंक को यहां से क्या करो, निकालो, चलता करो, इसको चलता करो और इसकी जगह किसी और को इन कराएंगे। तो उनकी मर्जी, वो क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो किसके बेसिस पे होगा, कहा कि ये जो है वो आप तय करेंगे। ये परमिशन इन्होंने क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। क्लियर है ये बात। तो अब अगर आप चाहें तो ऐसा क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बास्केट ट्रेडिंग को अगर मैं सम अप करूं तो बास्केट ट्रेडिंग बेसिकली क्या हुआ, अगर आप एक शॉट में सेंसेक्स या किसमें निफ्टी यानी इंडेक्स के शेयर्स में क्या करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू पुट योर मनी, यू कैनॉट डिटरमाइन हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट। क्योंकि ये कौन डिटरमाइन करेगा, उनका एल्गोरिथम करेगा कि जिस अकॉर्डिंग उनका पार्टिसिपेशन, उसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सारा पैसा आपका उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दो एस्पेक्ट, एक है ट्रेडिंग साइकिल, एक है ट्रेडिंग वॉल्यूम। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे क्या बताए, ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी तो आपको दिखलाया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड को क्या कर दिया आपने, ट्रेडिंग वॉल्यूम कह दिया, कितने शेयर्स का ट्रेड हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बताइए तो आप कहिएगा सर कितने देर का, सुबह से अभी तक का बताऊं या कल का बताऊं। क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम अपने आप में अगर मैंने आपसे पूछा तो वो परफेक्ट आंसर नहीं हुआ। किस चीज का परफेक्ट आंसर नहीं हुआ, ये आपका जो है वो तब जो है वो आंसर परफेक्ट नहीं हुआ जब आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन इस तरीके का ना हो। इस तरह का इंफॉर्मेशन, मैंने कहा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो आप कहिएगा सर ये लो ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये लीजिए HDFC और ये रहा ट्रेडिंग वॉल्यूम, इसका देखिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है। अब जरा इस जगह आइए और देखिए क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं। जब तक आप सोचिएगा ये टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी बदल जा रहा है या नहीं, ये कब से कब तक है, सुबह से लेकर के अभी तक का है। अगर मैं बोलूं कि ट्रेडेड वॉल्यूम, तो भाई एक कंपनी का और कितने देर का, या दो कंपनी का, एक सप्ताह का या एक साल का। तो अगर मैंने बोल दिया ट्रेडेड वॉल्यूम तो मुझे बताइए, मुझे बताना पड़ेगा और पर्टिकुलर या नहीं, क्या एक कंपनी का या मल्टीपल कंपनी का, दूसरा कितने दिनों का, सुबह से मैं अभी तक बोलूं टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम ऑफ NSE, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम ऑफ। अब अगला चीज बताना पड़ेगा, एक चीज तो पता चल गया, जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं उन सारे कंपनीज का क्या बताएंगे, कर लेंगे, लेकिन ये भी तो बताइए कितने देर का, सुबह से अभी तक का बता देंगे क्योंकि वो सारा इंफॉर्मेशन है अवेलेबल। लेकिन अगर यही बोला 7 दिनों का तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, पिछले 7 दिनों का ऐड करके क्या करेंगे, उनको दे देंगे। पूरे साल भर का पूछे तो क्या करेंगे, साल भर का। तो अगर कहीं पे आपको जो है किसी चीज का वॉल्यूम पूछता है तो अगला इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए कि टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम या ट्रेडिंग वॉल्यूम कितने दिनों का और कितने कंपनीज का। क्लियर है ये चीज। तो बिना उसके आप ये इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। अब एक एस्पेक्ट आपका आता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकिल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग साइकिल की, तो वैसा साइकिल जिस पे बैठ करके लोग ट्रेड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग साइकिल बोलते हैं।
अगर उस साइकिल का हवा कम हो गया तो ट्रेड अच्छे से नहीं होगा। कहा गया ट्रेडिंग साइकिल का मतलब वैसे जैसे आप प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल खरीद करके लाए, उसको बिजनेस में लगाया, उसके बाद उससे फिनिश गुड्स तैयार हुआ, और फिनिश गुड्स जब मार्केट में पहुंचता है तो यहां तक के टाइम को आप जो पैसे रिकवर करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेडिंग साइकिल। और कहते हैं जितना छोटा ट्रेडिंग साइकिल होगा उतना ज्यादा आपका कैश फ्लो बना हुआ रहेगा, क्योंकि पैसे आए और पैसे फिर क्या हो जाएंगे? पैसे आपके पहले गए हैं, क्योंकि आपने क्या किया है? ढेर सारा सामान खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन फिर पैसे आएंगे कब? पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके पास तब आएंगे जब आपका सामान बन करके क्या हो जाएगा? बिक जाएगा, और जब ये बिक जाएगा तो पैसे आएंगे। तो कहा कि ट्रेडिंग साइकिल ऐसे यहाँ पे, वहां पे प्रोडक्शन साइकिल का छोटा होना अच्छा, या जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है? इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल उतना जो है वो घूमता रहेगा, हमारा पैसा उतने कम दिन रहेगा। ठीक वैसे आपने ऑर्डर लगाया, और जब आपके पास वो ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग साइकिल। आपने आज ऑर्डर लगाया शेयर खरीदने का, जब आपके पास शेयर्स आ गया, ये टाइम क्या कहलाया? ट्रेडिंग साइकिल। आपने ऑर्डर लगाया शेयर बेचने का, आपके पास क्या आ जाए? बेचने का लगाया, क्या आ जाए? कैश आ जाए, पैसा आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ट्रेडिंग साइकिल। अभी के समय में क्या है ट्रेडिंग साइकिल? T+2 डेज का है। यानी T+2 डेज का मतलब है कि आज आपने ट्रेड लगाया तो 2 दिन के भीतर क्या आ जाएगा, और जो हम लोग T+1 के तरफ क्या होने वाले हैं? मूव करने ही वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या ये कह रहे हैं, इसका मतलब अगर आज कोई दिन है, और आज अगर मान लीजिए या है ही मंडे, तो अगर हमने आज ऑर्डर लगाया तो इसका मतलब है कि वेंसडे तक हमारे पास क्या आ जाएगा? मंडे को छोड़ करके किया जाता है, तो टी को छोड़ करके जो दूसरा दिन रहेगा आपके पास क्या आ जाना चाहिए? तो इसका मतलब हुआ कि T+2 डेज का मतलब है कि वेंसडे आपके पास क्या आ जाएगा? अगर आपने बेचा है और अगर खरीदा है तो क्या आ जाएगा? शेयर्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जो है वो मंडे से स्टार्ट करें, अच्छा मार्केट कितने दिन ओपन रहता है? यानी कि 7 डेज में से 5 डेज ही वर्क हो रहा है। तो कुछ लोग जो है वो रोलिंग सेटलमेंट की जब शुरुआत हुई, तो मुझे बताइए हमने रोलिंग सेटलमेंट में क्या बोला था कि ट्रेडिंग कितने दिन में होता था? 1 वीक में? 1 वीक होता था ना। तो मुझे क्या बताइए, अगर मैं मंडे में खड़ा हूं तो 1 वीक अगर मैंने बोला कि मान लीजिए कि जो है वो मुझे जो है वो दिशा ने बोला कि सर 1 वीक में जो है वो आपको जो है वो शानदार जो है वो मिठाई खिलाएंगे। कितने वीक में? और ये बोला कब? आज बोला। दिन कौन सा है? मंडे है। अब बताइए इनके पास समय कब तक का? संडे तक का, क्योंकि मंडे बोला तो संडे को खत्म हो जाएगा, वो संडे तक का समय है। अब मान लीजिए कि जो है वो प्रीति, इनके देखिए राइट भी प्रीति लेफ्ट भी प्रीति, ये क्या खास संयोग है, देख रहे हैं? 2 बॉडीगार्ड, दोनों का नाम क्या है? प्रीति, और एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो राइट प्रीति ने बोला, और उन्होंने जो है वो बोला जो है वो मान लीजिए वेंसडे को कि सर हम भी आपको जो है वो 1 सप्ताह में क्या खिलाएंगे? मुझे तो सुन के ही डायबिटीज हो रहा है। अब जो है वो बोला कि नेक्स्ट वीक तक क्या खिलाएंगे? मिठाई। अब मुझे बताइए इन्होंने वेंसडे को बोला, तो इसका मतलब ये भी संडे तक खिलाएंगे। ट्यूसडे होगा तो फिर वीक बदल गया, तो दोनों का अलग अलग हो गया, क्योंकि दोनों ने बोला कि 1 वीक में। बस ये चीज आपको समझ में आया? ठीक वैसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था आपके जो है वो बीएससी के साथ और एनएससी के साथ। बीएससी ने जो है वो बोला कि मेरा जो है वो होगा मंडे टू फ्राइडे, मतलब मेरे वीक का मतलब है कि मैं मंडे से कहां चलूंगा? संडे तक, क्योंकि 2 दिन तो छुट्टी होती है, तो इसीलिए मंडे से समझिए उसने कहा कि मेरे वीक की शुरुआत कहां से होगी? मैं मानूंगा मंडे से। इसने बोला मेरे वीक की शुरुआत कहां से होगी? वेंसडे से। इसीलिए बोला ताकि आपको ये ना लगे सर ऐसा कैसे बोल दिया। तो बिल्कुल ऐसा ही है, 1 सप्ताह में सेटल करना था। एक ने बोला कि मेरे लिए जो है वो शुभ जो है वो रहता है मंडे, तो मैं क्या करूंगा? मंडे से करूंगा। एक ने बोला मेरे लिए तो वेंसडे ही रहता है। अच्छा ये कोई दिन एक नहीं होता है ना,
नहीं तो बाकी सब दिन एक शिव जी का हो जाता है, एक हनुमान जी का हो जाता है, एक जो है वो बृहस्पति भगवान का, एक जो है वो संतोषी माता का। संडे तो सूर्य का है दिन। जब फास्ट वगैरह या बाकी चीज करते हैं तो नॉर्मली ऐसे ही मेरा ध्यान गया, इसीलिए मैंने आपसे बस पूछ कह दिया। अदरवाइज हर दिन कोई ना कोई खास था, जैसे नहीं बोल देते हैं मंडे शिव जी का, ट्यूसडे जो है वो हनुमान जी का, वैसे में जो वेंसडे कुछ नहीं आता है ना। किनका? पक्का? अच्छा, तो नहीं पता तब, लेकिन पॉपुलर नहीं है ना। ऐसे करके लोग फास्ट वगैरह जो करते हैं तो बहुत ज्यादा लोग मंडे करेंगे, ट्यूसडे तो मैं भी करता हूँ, लेकिन जो है बहुत लोग थर्सडे भी रखते हैं, बृहस्पति येलो ड्रेस भी उस दिन जो है वो पहनते हैं। चलिए, तो यहां पे कह रहे कि एक ने बोला कहां से? मंडे से, और एक ने बोला मेरा कौन सा दिन से? वेंसडे से। तो यही है आपका जो है वो ट्रेडिंग साइकिल। चलिए अब जरा आगे बढ़िए, और अब एक खास बात, और ये है दो बातें। अगर मान लीजिए कि एक साथ किसी भी मार्केट में कोई बहुत ज्यादा चीज बेचने के लिए आ जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो नॉर्मली क्या सेंस जाएगा? अगर एक साथ बहुत ज्यादा चीज बेचने के लिए कोई आ जाए तो एक जनरल सेंस क्या जाता है कि शायद इस चीज में कुछ गड़बड़ी है और उसका प्राइस क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। पॉसिबल? लेकिन इसके पीछे वजह यह भी हो सकता है कि मेरे पास वो चीज ही ज्यादा था। कहीं कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, लेकिन वो चीज मेरे पास क्या था? अगर मान लीजिए कि इस समय अगर किसी को शेयर बेचना रहा, तो वो जो शेयर बेचेंगे, तो शेयर बेचने के लिए इसी तरीके से वो क्या करेंगे? वो जो है वो ऑर्डर लगाएंगे। अब देखिए, उन्होंने जो है वो यहां से जो है वो ऑर्डर लगाया। आपको अगर यहां पे शेयर बेचना है, हम लोग कहां पे हैं? हम लोग निफ्टी में हैं। चलिए हम लोग पहुंचते हैं किस में? हम लोग पहुंचते हैं जरा इन्फोसिस। चलिए आज एचडीएफसी ही ले लेते हैं, ले लें? लीजिए, अगर एचडीएफसी का देखा तो 1728 पे चल रहा है। अब आपको यहाँ पे शेयर्स जो है वो बेचने हैं। अगर आप यहाँ पे बेचने वाले में जिस भी प्राइस पे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन जरा देखिए कि इस समय आपका जो है वो रेट जो है और कितने लोग जो है वो कतार में, जरा ये देख लेते, ये नहीं देखा था। देखिए बेचने वाले कतार में भी लोग हैं और खरीदने वाले में भी हैं लोग, मतलब लोग अच्छे। देखिए टोटल ऑर्डर आपको दिखा रहा हूं, और देखिए बेचने वाले से खरीदने वाले इस समय ज्यादा है ना, कि बेचने वाले ज्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करना चाह रहे हैं? सोच रहे हैं अच्छा मौका है, क्या कर लेते हैं। और आपको पता है इसी को सेलिंग प्रेशर बोलते हैं। खुद ब खुद प्राइस को क्या कर देगा? ये डाउन कर देगा। इसीलिए डाउन कर देगा क्योंकि ज्यादातर लोग सोच रहे प्रॉफिट बुक करके हम क्या कर जाएं, निकल जाएं। तो जो शुरू में कर लेंगे, क्योंकि इधर ये भी देखना रहता है कि इस समय जो है वो बायर ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम सेलर देखें तो सेलर 11 लाख के आसपास है ना, 11 लाख शेयर्स के लिए जो है वो सेलर है, जबकि बायर आपके जो है वो सिर्फ 4 लाख के लिए, 4.5 लाख के लिए, मतलब आधे का है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा देर टिकने वाला सिचुएशन नहीं दिख रहा है, यानी आधे से कम का दिख रहा है। और यही अगर उल्टा रहे कि सेलर कम रहे और बायर क्या रहे? ज्यादा क्वांटिटी के रहे, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे प्राइस क्या हो जाएगा? उठना शुरू। अब अगर मान लीजिए आपको बेचना है, टोटल अभी जो है वो 11 लाख शेयर बेचने के लिए लोग तैयार हैं, हाँ या ना? आपके पास अकेला कंपनी का 1 करोड़ शेयर है। अब अगर आप अपना ऑर्डर लगाइएगा तो इसी में से कहीं आप रहिएगा ना, जो प्राइस आपको लगाना है उस पर आप लगाइए। लेकिन जैसे ही आप 1 करोड़ लगाइएगा, टोटल यहां दिखने लगेगा 1 करोड़ 11 लाख। अब थोड़ा इक्वेशन खराब दिखने लगा। इतना ज्यादा शेयर क्यों लोग बेचना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है? पॉसिबल? जनरल सेंस तो पहले यही जाएगा, कौन बैठ करके पूरा हिसाब निकाल रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। कह रहे इतना तो बाद में पता चलेगा। जबकि कहीं कोई बैड ये नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया। आपके पास थे ही शेयर उतने, और आपको इंडिविजुअल पैसे की जरूरत है, तो इससे मार्केट पे असर पड़ना चाहिए।
सोच के देखिए, क्या कंपनी को पैसे की जरूरत है? अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी की हालत खराब है, तो इसका असर जरूर पड़ना चाहिए शेयर के प्राइस पे। लेकिन आपकी हालत खराब है और आपके पास उस कंपनी के 1 करोड़ शेयर थे और आप वो शेयर बेचना चाहते हैं, तो मुझे बताइए क्या इसका असर सही में पड़ना चाहिए शेयर के प्राइस पे? पर भाई आपके जो है वो हालत से कंपनी की हालत का क्या लेना देना है? आप तो कंपनी के बस शेयर होल्डर हैं। लेकिन कंपनी का हालत खराब होगा या नहीं, नेगेटिव सेंटीमेंट जाएगा या नहीं? कुछ नहीं। आप देखिए, कोई भी अगर ज्यादा एक बार में बेचने के लिए आ जाए ना, तो पहले सेंस जाता है कि कुछ गलत चीज होगा। आप देखिएगा, कभी अगर ज्यादा जो है वो आपको दिखेगा ना, आम या कोई चीज बहुत ज्यादा, तो लगेगा जैसे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, चुरा के लाया हुआ चीज तो नहीं, क्या हो गया, पूरे मार्केट में भरा हुआ है। तो ऐसे ही सेंटिमेंट चला जाता और इससे सबको नुकसान होता। एक तो आपके लिए उतने क्या नहीं मिलते, बायर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट, अरे ये इतने शेयर क्यों बिक रहे हैं, इसके इन जनरल तो इतने शेयर बिकते नहीं है, तो लोग जो है खरीदना, ना ना मत खरीदो, कुछ गड़बड़ होने वाला है। और साथ ही साथ जो बाकी भी बायर थे वो भी रुक जाएंगे कि नहीं नहीं, इसका मतलब कंपनी के शेयर में क्या होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, बहुत लोग बेचने क्या ले रहे हैं, अभी मत खरीदो। मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं जो है वो बायर जैसे ही कम होंगे, क्या हो जाएगा? अब कहेंगे बायर अगर कम होंगे तो प्राइस गिरेगा, तो एक तो आपके शेयर की सही कीमत नहीं, और दूसरा बायर ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो जो चीज हमने रखा था कि जरूरत होगा तो क्या कर लेंगे, बेच लेंगे। तो क्या हम उसे बेच पाएंगे? तो इसका मतलब इसके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए या नहीं? क्योंकि इससे दूसरे को भी नुकसान होगा। सबके शेयर्स का प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट एक तरह से उसको बोलते हैं क्रैश कर जाना। जब एक साथ बहुत चीज लोग बेचने के लिए आ जाते हैं तो केओक्स मच जाता है। इसी चीज को देखते हुए इन्होंने जो है वो 2 तरह के चीज बनाए। कहा कि इसी को हम बोलेंगे बल्क डील और ब्लॉक डील, और कहा इसके लिए हम अलग से इंतजाम कर देंगे। कहा इंतजाम का मतलब है, कहा कुछ नहीं, हम जोर से चिल्ला करके बोलेंगे घबराओ नहीं, मेरे पास 1 करोड़ शेयर थे, इसीलिए मैं 1 करोड़ शेयर बेच रहा हूं। कंपनी का कोई हालत खराब नहीं है, मेरे पास शेयर्स ही ज्यादा थे, इसीलिए मैं शेयर्स क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। ये बड़े सारे लोगों के मिलकर के शेयर नहीं है। अभी जैसे ये 11 लाख बड़े सारे लोगों के मिलकर के हैं, ऐसे ही अगर मैं अपना 1 करोड़ शेयर लेकर के आ गया, मेरे पास क्यों होगा 1 करोड़ शेयर? विराट का 1 करोड़ शेयर उन्होंने एक ही बार में बोला क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो हम लोग चिल्ला के बताएंगे कि वो मालदार असामी है, उनके पास ऐसे ही करोड़ों करोड़ों शेयर हैं, आज उनका मन हुआ होगा कि मोमोज खाते हैं, तो इसीलिए 1 करोड़ शेयर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। सीधे मोमोज चाइना से ही मंगाएंगे, शायद जो बना रहे हैं उनको भी बुला रहे होंगे, कह रहे हैं इसीलिए जो है वो 1 करोड़ शेयर क्या कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर हमने ऐसा बोल दिया तो वैसे केस में अब मार्केट में जिनको खरीदना होगा खरीदेंगे, जिनको नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या मार्केट अब क्रैश करेगा? नहीं, क्योंकि अब मार्केट को क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया कि अरे अरे ये वो वाले नॉर्मल ट्रेड वाले नहीं है, एक पर्सन अपना ब्लॉक, अपना जो है बल्क में क्या कर रहा है, शेयर बेच रहा है। कंपनी का कोई बुरा हालत नहीं है, किसी न किसी दिन तो बेचेगा, तो वो आज बेच रहा है। इसी के लिए 2 तरह का चीज बनाया गया, एक है आपका बल्क डील और एक जो है वो आपका क्या है, एक जो है वो ब्लॉक डील। तो एक आपका बल्क और एक आपका ब्लॉक डील। अब इसमें जो है वो हम लोग करते हैं, आप जरा पहले इसको थोड़ा सा इसको लिखें। आइए पहले इसको जो मैं कंटिन्यू कर रहा था इसको कर लेते हैं। ब्लॉक डील और बल्क डील के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो कहा कि दोनों जो है वो एक बार में ज्यादा शेयर को लेकर के ही है। एक जो है वो है अमाउंट ज्यादा लगाना और एक है नंबर ऑफ शेयर्स, ये 2 तरीके का कैलकुलेशन। तो कहा गया कि बल्क डील का मतलब होता है जब भी आप किसी भी कंपनी के कितने शेयर को 0.5% से क्या कर रहे हैं, ज्यादा, या तो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेचने का ऑर्डर लगा रहे हैं। यानी कि अगर 1 करोड़ शेयर है इन्फोसिस का, बहुत ज्यादा रहते, 1 करोड़ शेयर अगर इन्फोसिस का है, तो अगर आप इन्फोसिस के 1 करोड़ का 1% हो गया 1 लाख और 0.5% कितना हो गया, 50,000। तो अगर एक बार में 50,000 शेयर खरीदने या किसका, बेचने का आप ऑर्डर लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बल्क डील। अब बोला गया कि अब इतना ज्यादा ये हो गया कि इसको बस बता करके कीजिए। कहा कैसे बताएंगे?
तो ट्रांजेक्टेड बाय नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो, जैसे वहां विंडो है वैसे ही ट्रेडिंग विंडो से होगा। बस आप क्या करेंगे, आप ये बताएंगे कि ये कौन सा डील है, हमारा बल्क डील है, और ट्रेड वैसे ही होगा, लोग आएंगे एक एक करके खरीदते चले जाएंगे। बस वहां पे एक नोटिंग दिया हुआ रहेगा कि बल्क डील इसमें हो रहा है, ताकि लोग घबराए नहीं कि आज इतने शेयर क्यों, या तो खरीदे ही जा रहे हैं या इतने ही शेयर बेचने का ऑर्डर कैसे आ गया। क्योंकि ऑर्डर कहां पे दिखेगा ये मुझे बताइए। ऑर्डर तो आपको यहां पे दिखेगा ना, एकाएक यहां पे आपको क्या दिख जाएगा, ऑर्डर दिख जाएगा। कहां पे, ये देखिए, अगर आपने एक साथ किस चीज का लगा दिया, बेचने का लगा दिया तो यहां पे नहीं दिख जाएगा, और खरीदने का लगा दिया तो क्या हो जाएगा, तो बस इतना ही तो दिखेगा और लोग परेशान हो जाएंगे। इसीलिए बस यहां पे एक नोट चला जाएगा कि बल्क डील इज गोइंग ऑन, ताकि लोग एकदम रिलैक्स रहेंगे कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस कंपनी में नॉर्मली जो है वो इसी रेंज में ट्रेड होता था, और आज आप जो है वो एकाएक जो है वो उस कंपनी का आपके पास इतने थे कि आप एकाएक अकेले ही जो है वो लेने के लिए 1 करोड़ शेयर क्या हो गए, पहुंच गए। तो यहां पे बस वो मेंशन हो जाएगा। का ठीक है, बल्क डील आर मार्केट ड्रिवन एंड टेक प्लेस थ्रू आउट द, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ड्रिवन का मतलब जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ता और घटता है उसी तरीके से आपका ट्रेड होता रहेगा। आपने बस ऑर्डर लगा दिया, जैसे जैसे उस प्राइस पे आपका दूसरे का प्राइस मैच होता रहेगा, ट्रेड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक बार में मैंने हजारों कंपनी के हजारों शेयर खरीदने का ऑर्डर लगाया था, लेकिन एक शेयर इतने में मिला, फिर अगला शेयर, फिर अगला शेयर, इसी को बोलते हैं मार्केट ड्रिवन। जितने पे लोग आते जाएंगे उतने पे आपको क्या होता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे ही मैंने ये बेचने का ऑर्डर लगा दिया, पॉसिबल, मैंने अगर बेचने का ऑर्डर लगाया तो अब आप देखिए जरा, यहाँ पे खरीदने वाले किस किस प्राइस पे आपको दिख रहे हैं, 1727 रुपया 35 पैसे पे, अब उन्होंने बढ़ा के 40 किया, जो भी हो, लेकिन 35 पैसे पे भी दिख रहा है, देखिए 45 पे बढ़ गया, 50 पे भी दिख रहा है, ऐसे करते हुए यहाँ पे जो है वो 60 पे भी दिख रहा है, 65 पे भी दिख रहा है। तो इस तरह से आपको अलग अलग प्राइस पे दिख रहा है। जैसे जैसे प्राइस आता जाएगा वैसे वैसे आपके शेयर क्या होते चले जाएंगे, लोग खरीदते चले जाएंगे। और अगर आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहेंगे, तो भाई बात यहाँ पे है कि आप बेचने के लिए क्या कर दीजिए, ऑर्डर लगा दीजिए, बायर आते जाएंगे, खरीदते चले जाएंगे। अगर आपको खरीदना है तो आप क्या कर दीजिए, खरीदने का ऑर्डर लगा दीजिए। जैसे जैसे यहाँ सेलर का प्राइस मैच होता जाएगा वैसे वैसे आप क्या करते चले जाएंगे, खरीदते चले। क्या एक ही प्राइस पे सारा ऑर्डर होगा, नहीं, क्योंकि देखिए आप खुद कि इतने शेयर के लिए, देखिए इस समय 36 शेयर के लिए इतने पे लोग था, देखिए अब 475 के लिए, अब 155 के लिए, देख रहे हैं बदल रहा है। तो ऐसे ही आपका ऑर्डर होता जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट ड्रिवन है, और बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप नॉर्मल शेयर के साथ क्या करते हैं, ट्रेड करते। बस अंतर क्या हो गया, अंतर बस इतना ही हुआ कि आपने एक स्ट्रिंग लगा दिया कि बल्क डील इज गोइंग ऑन, ताकि लोग घबराए नहीं कि क्यों इतने शेयर खरीदे जा रहे हैं या क्यों इतने शेयर बेचे, नेगेटिव सेंटिमेंट ना चला जाए। अगर मान लीजिए कि जैसे जो है वो ढेर सारे जो है वो पुलिस, यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोलिंग होती है, लेकिन अगर बड़े सारे पुलिस रहे तो कहा गया कि बता दिया गया कि अभी बैंक में इतने से ज्यादा पैसे जो है वो डाला जा रहा है, तो उसमें नॉर्मल प्रोटोटाइप होता है कि उसमें कम से कम 7 कमांडो जरूर होंगे, क्योंकि अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा का है, तो इतने रहेंगे। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं कि बाहर दंगा फसाद नहीं हो रहा है, वरना आप डरेंगे कि भाई इतने सारे इस तरह के कमांडो क्यों है, क्योंकि ये कमांडो तो नॉर्मली रोड पे दिखते नहीं। आप देखिएगा अगर एसबीआई में जमा हो रहा होगा तो सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रहेंगे, आपको उस चौक पे भी दिखेगा, क्योंकि ये बड़ा एक रीजनल ब्रांच है आपका, जहाँ पे पैसे आना और जाना रहता है। तो वहां पे भी आपको दिखेंगे, उस कॉर्नर पे भी, उस कॉर्नर पे भी, और स्टैंड के सामने, मतलब हर तरीके से कि कोई मूवमेंट वगैरह है तो उसको क्या कर सके, ये नोटिस कर सके। ये वो पैसे के लिए नहीं होता है 10 लाख 5 लाख करोड़ जा रहा हो, 100 करोड़ का जब क्या हो रहा होता है, मूवमेंट हो रहा होता है, कहीं से आना या कहीं से क्या होना, जाना, तो उस समय में रहता है। अब वो देख करके अगर लोग घबराने लगे तो बोला जाएगा कि नहीं, नॉर्मली बैंक के पैसे वगैरह जा रहे हैं इसीलिए। लोग अपना रिलैक्स होकर के क्या करेंगे, सारा काम करेंगे। बस इतना ही बात है, और कहीं पे कोई चीज नहीं है। बल्क डील, द स्टॉक ब्रोकर हु फैसिलिटेट द ट्रेड इज रिक्वायर्ड टू व्हाट, ट्रेड करेंगे किसी न किसी के थ्रू। मैं ही जो ऑर्डर लगाऊंगा तो ब्रोकर है या नहीं है, अरे भाई कर खुद रहा हूं ऑनलाइन, लेकिन उसका नाम है ना कोटक सिक्योरिटीज, उसकी जिम्मेदारी है कि क्या करेगा, किसको रिवील करेगा,
किस किस चीज के लिए, किस बेसिस पे? बताएगा कि मेरे इतने क्लाइंट इतने शेयर में क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या करेगा, अपने भी जो है वो वेबसाइट पे डाल देगा ताकि लोग कहीं भी घबराए नहीं। बल्क ऑर्डर, देखिए सिर्फ घबराना ही पर्पस नहीं है, ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि मैं ज्यादा शेयर एक बार में खरीदूं, ये टुच्चा टुच्चा सा 10-10 20-20 करके नहीं। कुछ विराट जैसे लोग भी होंगे जो बोलेंगे कि कौन यहाँ पे दिन भर बैठा रहे, ऐसे करके धीरे धीरे आ रहा है, एक ही बार में जो है वो फटाक से 1 करोड़ शेयर क्या करना है मुझे लेना है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब इतना कोई एक बार में बेचेगा तब ना। तो बोला कि ये एक बार में बेचने वाला चीज, बोला यही तो है बल्क डील आपका, खरीदने वाले को भी फायदा, बेचने वाले को भी अपॉर्चुनिटी मिल गया, और मार्केट भी नेगेटिव सेंटिमेंट को जो है वो अचीव नहीं कर, ना नेगेटिव को करेगा ना पॉजिटिव को करेगा, क्योंकि दोनों ही जो है वो गलत है। अगर जेन्यून है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। बल्क ऑर्डर आर विजिबल टू एवरीवन इफ द बल्क डील हैपेंस थ्रू अ सिंगल ट्रेड। एक ही बार के ट्रेड में क्या हो जाता है आपका, पॉसिबल। आप कहेगा सर कैसे हो जाएगा, एक ही बार में हो गया कि 1 करोड़ शेयर जो है वो खरीदने के लिए जो है वो प्रिया ने ऑर्डर लगाया। कितना शेयर, 1 करोड़ शेयर खरीदने के लिए। लेकिन उसी समय जो है अगर मान लीजिए कि कोई बंदा देखता है कि इतना ऑर्डर आया हुआ है, अच्छा मौका है, मैं भी बल्क डील में क्यों ना अपने शेयर क्या कर दूं, निकाल दूं। नहीं तो पता चलेगा कि मैं जिस दिन बेचने वाला बल्क डील लगाऊंगा पता नहीं उस समय लोग उतने अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे केस में जो है मान लीजिए कि स्नेहा के पास जो है वो 1 करोड़ शेयर था और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है वो उसी समय क्या ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो मुझे बताइए ये एक ही बार में हो सकता है, 1 करोड़ खरीदने का और 1 करोड़? नहीं तो ऐसा भी हो सकता है इन्होंने 1 करोड़ जो है वो खरीदने का लगाया था, 10 लाख किसी ने बेचने का लगाया, तब फिर आया, कुछ 1 लाख वाले का आया, कुछ 5,000 वाले का आया, कुछ 50 का आया, कुछ भी हो सकता है। ऐसे करते करते टुकड़े टुकड़े में हो रहा है पॉसिबल। अगर एक ही बार में डील हो जा रहा है तो कहा गया कि उस केस में क्या करना है, इमीडिएटली बता देना है। किसको, कौन बताए? भाई ब्रोकर के जरिए तो ये जाएगा, सबसे पहले तो ब्रोकर के जरिए ही तो ट्रेड होगा क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का ट्रेड है। लेकिन कहा कि अगर ये मल्टीपल ट्रेड में हो रहा है तो कहा कोई बात नहीं है। कब तक कहा गया कि विद इन 1 आवर फ्रॉम क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेड के क्लोज होने के कितने देर के भीतर। लेकिन फिर भी देखिए कितने देर के भीतर, 1 ही घंटे के भीतर, कि आज एक बल्क डील अभी तक क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, जो कि इतने इतने बार में हुआ। और अगर एक ही शॉट में हो गया तो इमीडिएटली बताए, एक बल्क डील डन, दूसरा बल्क डील भी डन, तीसरा भी डन, जैसे विकेट गिर रहा हो, ये इमीडिएटली बता। और उसके पीछे रीजन मार्केट सर्विलेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विलांस, निगरानी। अगर कहीं पे जो है वो सीसीटीवी रखा हुआ है, इसका मतलब जो भी उस सीसीटीवी में दिखेगा उसको गोली मार दिया जाएगा, नहीं। ये निगरानी का तरीका है कि कल के डेट में अगर जरूरत पड़े तो हम वहां से डेटा क्या कर सके, रिट्रीव कर सके। तो ये सब जो है मार्केट सर्विलांस का एक पार्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रोकर को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो चलिए अगर बल्क डील की बात करें तो एक सिंपल सा चीज याद रखना है, किसी भी शेयर में, किसी भी कंपनी के शेयर में जब 0.5% से क्या करते हैं, ज्यादा एक बार में या तो खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया गया या तो क्या कहलाया, कहा गया कि ये जब भी होगा आप कर सकते हैं। ये नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो पे होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग आवर में होगा, नॉर्मल तरीके से होगा, मार्केट से इन्फ्लुएंस भी होगा, प्राइसिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन कहा गया कि ब्रोकर को ये बात बताना पड़ेगा कि बल्क डील ऑर्डर है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा, अगर ये एक ही बार में जितने सौदा खरीदने के लिए लगाया गया था और वो एक ही बार में या तो खरीदा गया या क्या हो गया, बेचने का लगाया था, तो एक ही बार में क्या हो गया, बिक गया। अगर ऐसा हुआ है तो इमीडिएटली इसकी सूचना कौन किसको देंगे, स्टॉक एक्सचेंज को देंगे। किस स्टॉक एक्सचेंज को, जिस स्टॉक एक्सचेंज में ये क्या हुआ है, डील हुआ है, उसी को यहां बोलेंगे कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में ऑर्डर प्लेस किया है तो किसको दीजिए, एनएससी को। बीएससी में दिया है तो इन्फोसिस एनएससी पे भी है और बीएससी भी, हो सकता है आप एनएससी पे बल्क डील कर रहे होंगे, पॉसिबल, तो इमीडिएटली बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपका एक बार में नहीं हुआ है तो मल्टीपल टाइम्स में हुआ है तो बोला कि जब वो फाइनली ऑर्डर खत्म हो जाएगा तो उसके कितने देर के भीतर। अब यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह हो सकता है, तो इसीलिए क्या रखेंगे, चीजों को अलर्ट रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि कब बताना है,
ये जो आपका 0.5% है वो 0.5% है, 0.5% से क्या है, ज्यादा है। ये जो बताने का काम किया गया कि इमीडिएट और 1 घंटे, ये सब जगह ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा क्या है, एक ब्लॉक डील है। इसमें कहा गया कि ये अमाउंट बेसिस पे है। वो किस बेसिस पे था, नंबर ऑफ शेयर्स पे था ना, कि 0.5% से ज्यादा। इसमें कह रहे हैं कि कहीं और कुछ नहीं, ये सब तो डेट दिया होगा कि ये कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ, इररेलेवेंट। मैं सही में बोलूं तो ये सब चीज तो देना नहीं चाहिए, गुनाह है देना, लेकिन क्या करें, लॉ में बहुत चीज ऐसा बना हुआ है जो हमें क्या करना रहता है, ध्यान रखना रहता है। तो बस इसको आप ध्यान में रखिए कि किस साल आया, कब आया। यहाँ पे मैं जो ध्यान दिलाऊंगा वो बस ये है कि कहा गया कि आपका कितना रुपया, मिनिमम ऑर्डर साइज कितना है। आप अगर एक बार में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और ये ऑर्डर जो है वो कितने वैल्यू का है, तो ये क्या कहलाएगा। हो सकता है कि अगर आप जो है वो 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो शायद 10 करोड़ में आपका 0.5% शेयर किसी कंपनी का, तो ये क्या कहलाएगा, ब्लॉक डील कहलाएगा। तो आप अमाउंट के बेसिस पे कर रहे हैं या आप जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे कर रहे हैं, चॉइस आपके पास है। हो सकता है कि कुछ कंपनी के शेयर 0.5% नहीं 0.6% अगर आप ले रहे हैं तो शायद वो 10 करोड़ में आ जाए। मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, पॉसिबल कि आप जो हैं जो ले रहे हैं वो उतने में, पैसे भी तो देने रहेंगे। तो कहा गया अब ये आपका चॉइस है कि आप किस रूट से जाना चाहेंगे, ब्लॉक डील से या बल्क डील से। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर किसी कंपनी का आपने शेयर लिया और कितना लिया, कम से कम 0.5% से ज्यादा का ऑर्डर लगाया, तो ये क्या कहलाया, किसी कंपनी के शेयर लेने के लिए गए और उसमें आपने जो है वो 10 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा का ऑर्डर लगाया, तो क्या कहलाया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 50 करोड़ रुपए का जो है वो शेयर लेना चाहा और उसमें आपको सिर्फ 0.25% शेयर आएगा, पॉसिबल। तो इसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, ब्लॉक डील बोलेंगे। और हमने जो है वो कहा कि हम कंपनी के जो है वो शेयर्स ले रहे हैं और वो शेयर्स हम ले रहे हैं 0.6%। कितना ले रहे हैं, जो कि 5 करोड़ रुपए में आ जा रहा है। अब ये क्या हुआ, बल्क डील। अब आप एक कंपनी का शेयर ले रहे हैं जिसके लिए आप 50 करोड़ दे रहे हैं और इसमें आपका जो है वो 1% शेयर का ऑर्डर लग रहा है। अब ये यहां सिचुएशन ये हो गया कि आप इसको खुद तय करें कि किस में जाएंगे। अब कहेंगे सर अंतर क्या होगा। अगर आप इसको जो है वो बल्क डील में जाएंगे तो नॉर्मल मार्केट के अकॉर्डिंग होगा, जो उस समय का प्राइस होगा आप प्राइस को चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किस में जाएंगे, ब्लॉक डील में जाएंगे, तो आपके पास उस समय का जो प्राइस चल रहा होगा उससे 1% ज्यादा से ज्यादा अप और 1% ज्यादा से ज्यादा डाउन, इससे ज्यादा पे आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन इस समय अगर शेयर का प्राइस चल रहा है 1700 और मैं 1500 पे भी अपना ऑर्डर लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं। लेकिन अगर आप जो है वो किस में जा रहे हैं और अगर कंपनी के शेयर का प्राइस इस समय 100 रुपया चल रहा है तो आपका जो ऑर्डर का प्लेसिंग होगा, अब आप जानिए प्लस या माइनस किस डायरेक्शन में है, तो वो या तो 101 रुपया होगा या क्या होगा, 99 होगा। उससे ज्यादा का ना आप खरीदने का ऑर्डर लगा सकते हैं ना किसका लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको खरीदने के लिए जाना है तो खरीदने जा रहे तो 100 चल रहा है, तो ऐसे केस में आप जो अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, खरीदते जाएंगे तो ज्यादा तो नहीं लगाएंगे कि 101 में खरीदेंगे। लॉ ने मना नहीं किया है, लेकिन लॉ ऐसे चीज को जो है वो कोई वर्ड भी देता है, अनसाउंड माइंड वगैरह। तो आप जो है वो अगर खरीदने जाएंगे तो कम से कम में लेना चाहेंगे, तो आप 99 से कम का ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन मैं चाहूं तो 95 पे भी ऑर्डर प्लेस क्या कर सकता हूं, कर सकता हूं। लेकिन अगर ब्लॉक डील में जाएंगे तो इतने कम पे नहीं हो। क्यों नहीं, क्योंकि बोला गया कि बहुत कम प्राइस पे अगर एक ही बार में बहुत ज्यादा अमाउंट का जो है वो चीज पुट कर दिया जाता है तो नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है, लोग समझते हैं कि शायद कुछ क्या होने वाला है, गड़बड़। तो ब्लॉक डील भी बता दिया जाता है, बल्क डील भी बता दिया जाता है। दोनों चीज क्लियर। तो बल्क डील और ब्लॉक डील में अगर हम अंतर करें तो बल्क डील किसके अकॉर्डिंग और ब्लॉक डील से भी यहां भी थोड़ा किचपिच कर रही है। देखते हैं आपके एग्जाम से पहले वो किचपिच कर देती है या बचा रहता है। यहां पे भी जो है वो परसेंटेज वगैरह को चेंज करने वाली, 10 को कुछ कम ज्यादा करने वाली है। एनीवे जो करेगा
मैं जिंदा रहा तो मैं, नहीं तो खुद से उसको अपडेट करेंगे। तो बस अंतिम समय तक हमारा सप्लीमेंट आएगा, यानी इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट जारी करती है, वो हमें फाइनली देखना रहता है। उससे पहले नंबर और डिजिट पे कभी मत परेशान हुआ कीजिए, चाहे वो कहीं से हो। 2 बुक देखेंगे, अलग अलग नंबर और आपको क्या दिखेगा, डिजिट दिखेगा। और ये नंबर ऑफ डिजिट हर सीएस को, जो भी सीएस कर रहा है, जो भी इस तरह के एग्जाम दे रहा है, उसको हमेशा अंत में क्या करना रहता है, देखना रहता है। जो मैं कभी 21,000 15,000 जो बताया हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा कोई टेक्निकल चीज ये नहीं है, वो क्या है, एक फिगर है। जिस फिगर को अथॉरिटी के पास राइट है, कभी भी क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। यहाँ पे कल को बोल देंगे 0.5 की जगह कि 1%, तो हम और आप क्या बोलेंगे कि इस बार तो हम एग्जाम ही नहीं देंगे, गुस्सा, बुरा लग गया। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हमें सप्लीमेंट देखना रहेगा जो लास्ट में आता है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, और उसके लिए अलग हमारी क्लास भी रहेगी, मैराथन जैसा हम लोग करेंगे भी, जिसमें आप देखेंगे कि सब कुछ भी बताएंगे, और कुछ ऐसा चीज जो चेंज हो रहा है तो उस पर भी हम फोकस करेंगे कि यहाँ पे चेंज हुआ है तो थोड़ा क्या रखिएगा, ज्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं पे आपने देखा ना 30-15 रहता है, तो जो हो चुका है ताजा ताजा, तो आपको बता देता हूं, अभी अभी हमने बात की थी, किस जगह 30-15 बोला था, 30 डेज की जगह, हाँ, अलॉटमेंट और रिफंड के लिए 30 की जगह कितने, 15 डेज का। ऐसे ही कुछ जगह बताऊंगा 30 को 21 किया गया, 21 को 30, तो वो जहां पे तुरंत तुरंत आ गया है वो ऐसे ही बातचीत कर लेंगे, और नहीं तो फिर उस समय बोलेंगे कि ये लीजिए, जो ये था वो धप्पा, अब कितना रहेगा, इतना। जो 21,000 था, अब और उन्होंने स्लैब को बढ़ा दिया, अब कह रहे हैं कि हमने पढ़ा भी है मॉड 1 में भी ढेर जगहों पे वेजेज का नहीं पढ़ा है, 15,000, 10,000, 7,000, ये नंबर वगैरह को चेंज कर सकते। फिलहाल के लिए बल्क डील किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ शेयर्स के परसेंटेज में कितना, 0.5% से ज्यादा, या तो खरीदना या ऑर्डर जो लगेगा वो किस अकॉर्डिंग, नॉर्मल ऑर्डर। और जैसे मार्केट का ट्रेडिंग विंडो होता है, वैसे ही आपका क्या होगा, ट्रेडिंग विंडो रहेगा। लेकिन इसका ट्रेडिंग विंडो भी क्या रहता है, अलग रहता है, इसका ट्रेड अलग चलता रहता है। ये मार्केट ड्रिवन नहीं है, और इसको सिर्फ और सिर्फ कहा गया कि 1% का ही प्लस, तभी तो मार्केट ड्रिवन रहने का क्या मतलब हुआ, जिस तरह से ऑर्डर आ रहा है उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनको बोला गया कि आपका चेंज किस अकॉर्डिंग होगा, सिर्फ और सिर्फ 1% प्लस या 1%। फिर याद दिलाऊं, फिर बताऊं, ध्यान रखिएगा, 100 रुपया अगर ट्रेड चल रहा है, आपको लगाना है ब्लॉक डील में। आप अगर शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो आप ज्यादा पैसा चाहिएगा ना, 101, इससे ज्यादा का आप बेचने का ऑर्डर। और अगर आप जो है वो खरीदने के लिए ब्लॉक डील कर रहे हैं तो कितना, उससे कम का आप ऑर्डर प्लेस हम और आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते। क्लियर है ये। चलिए, अगर ये, हाँ, खरीदना जो आपको ज्यादा है और आपके उतने में जो है वो आपका परसेंटेज में नहीं आ रहा है, और आपको पता है कि इतने में भी आपको क्या मिलेगा, आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा या तो बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जो लोग थोक विक्रेता, ऐसे ही समझ लीजिए, आप देखे होंगे कि जो लोग थोक में प्याज वगैरह बेच रहे होते 50 पैसे के मार्जिन पे बेचते हैं, और यही जो है वो देखिएगा, जो दुकानदार आपके और हमारे मोहल्ले में अगर कोई रहेगा तो वो 5-5 रुपए के मार्जिन पे बेचता है। तो जो होलसेल वाला, तो उसको पता है कि खरीदने वाले जो है वो एक बार में इतने ज्यादा के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, वो ग्राहक भी थोड़े अलग होते, इसीलिए करते हैं कि हमारे पास ज्यादा में था, इससे अगर हम ज्यादा का मार्जिन रखेंगे तो ऐसे केस में फिर आपको क्या कर, बेच सकते हैं ना, बेचिए ना। फिर कैसे बेचिएगा, आज जो है वो 5,000 शेयर बेचिए, धीरे धीरे करके बेचिए, फिर कल बेचिए, तो उसमें हमें कहां कोई दिक्कत। सेबी ने आपको जो है वो कहीं पे डिफैसिलिटेट कहां किया है। अगर आप धीरे धीरे बेचेंगे तो बताइए, उससे मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट जाएगा नहीं, नॉर्मल तरीके से कीजिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मेरे पास जो है वो इतनी खेती हुई है, जरा सोचिए कि आपके पास रखने का भी जगह नहीं, और आपने ढेर सारा अनाज उगाया है, तो क्या मजबूरी है कि नहीं, खेत से आपको बेचना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि इतना आप रखिएगा कहां पे, यही चीज यहाँ पे है, आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है। चलिए, अब आप फटाफट फटाफट कॉपी करना शुरू कीजिए। हाँ, अभी तो करना रहेगा, और आप आराम से उसको ब्रेक में कर लीजिएगा। चलिए, हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में 2 एस्पेक्ट डिस्कस किया था। एक आपको कहा था कि हम पहला स्टेज जो चलेंगे वो कैसे चलेंगे, जिसमें हम सारे के सारे चीजों को एक कहानी जैसे में करेंगे।
कहानी में जितना चीज हो सकता था वो हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब इसके बाद जो है वो हमारा जो है जो अगला राउंड होगा वो होगा घमासान राउंड, जिसमें हम अपने नोट्स में से चीजों को क्या करते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे और रीड करते जाएंगे। जो हमारा ऑलरेडी पढ़ा रहेगा मैं बता दूंगा कि इस पार्ट को यहां से करने की जरूरत, आपके साथ मेरे पास भी नोट्स रहेंगे, डिस्प्ले पे रहेगा, और जो पार्ट वहां पे एक्स्ट्रा रहेगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करते चले जाएंगे। और ये सारा कुछ हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की CMSL की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।